हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। पिछली क्लास में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कितने डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स कैसे सेट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, कितने डिफरेंट लेयर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर, और एथिक्स कैसे सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने पिछली क्लास में कवर कर ली है। अब हम स्ट्रैटेजी को एनालाइज और प्लान करने वाले हैं। देखो यार, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप चलता है। फर्स्ट चैप्टर आपका बेस क्रिएट करेगा, उसके बाद सेकेंड चैप्टर आएगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा, उसके बाद फोर्थ चैप्टर आएगा, तभी बहुत बढ़िया क्लैरिटी आती है। सो इसलिए आई सजेस्ट यू पहले फर्स्ट चैप्टर देखो, उसके बाद ही ये सेकेंड चैप्टर को देखना, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एनालिसिस मतलब हम यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट को एनालाइज करने वाले हैं। इन्वायरमेंट दो अलग अलग टाइप का होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, बिजनेस के अंदर का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये दोनों इन्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, और हमको स्ट्रैटेजीज जो हम बना रहे हैं इनको ध्यान में रख के बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे प्लान भी करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 4 स्टेप्स देखे थे स्ट्रैटेजीज के। पहला, हमें इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिली, इसके हिसाब से हम हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हमारा विजन, मिशन, वैल्यूज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब सेट करेंगे और स्ट्रैटेजीज को पूरी तरीके से प्लान करेंगे हमारे लिए। फिर इसके बाद स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। हमने स्ट्रैटेजी बना ली, पर क्या सिर्फ बनाने से हमको बेनिफिट मिल जाता है क्या? आंसर इज नो। जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसको एक्चुअली आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हम इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं कि भाई साहब मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी और एक्चुअल में ये फॉलो किया, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं मैच कर रहे हैं तो क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, किस वजह से वेरिएंसेस आ रहे हैं, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, आज की क्लास में जैसा मैंने आपको बोला कि हम एक स्ट्रैटेजी का एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, और साथ साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेंगे। ये विजन, मिशन, वैल्यूज, मेजर गोल्स वाला पार्ट हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया है। इसके आगे वाला पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को एनालाइज करने वाले हैं। इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस का इन्वायरमेंट। हम ये पेड़ पौधे, मिट्टी, धूप, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड इन्वायरमेंट की। बिजनेस का इन्वायरमेंट बनता कैसे है उसको समझने के लिए हम जा रहे हैं रामू के पास। रामू ने नींबू पानी की दुकान खोली है। इसने बोला कि भाई साहब यार, इतनी गर्मी पड़ रही है, लोगों को ठंडा तो पीने का मन करता ही होगा, मैं नींबू पानी की दुकान खोलता हूँ, मस्त पैसे कमाऊंगा। एक दिन रामू ने दुकान खोल ली, ठीक है। एक दिन रामू सुबह उठा, इसने देखा यार आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और रामू देख के वो बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? क्योंकि भाई साहब जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा लोग नींबू पानी पीने आएंगे। तो रामू बस खुशी खुशी ऑफिस गया, दुकान गया अपने, और खोल के बैठ गया। सुबह से ही लोग आने लग गए। रामू मस्त खुशी खुशी नींबू पानी पिला रहा है, और खुश होते जा रहा है कि यार अभी तो सुबह है तब इतनी बिक्री हो रही है, और दोपहर में तो और गर्मी हो जाती है, और गर्मी होगी तो लोगों को और नींबू पानी पीना होगा, दोपहर में तो और बढ़िया सेल हो जाएगी। ऐसे खुशी खुशी रामू बेचता गया नींबू पानी, और दोपहर आ गया। पर पता है तुमको, दोपहर में बहुत तेज बारिश हो गई। हो गया कल्याण। रामू ने जो सोचा था कि इतना अच्छा सेल करेंगे, सब पे पानी फिर गया। चलो बारिश तो एक दिन आई, इसके साथ साथ रामू के पास जो कस्टमर्स आते हैं ना, वो रोज बोलते हैं कि रामू तो कितना शक्कर डालता है नींबू पानी में। भले तेरा नींबू पानी स्वादिष्ट है, टेस्टी है, लेकिन तू इतना शक्कर डाल रहा है, हम नहीं आएंगे अगली बार से तेरे यहाँ नींबू पानी पीने। हम हेल्थ कॉन्शियस हैं। आजकल का ट्रेंड ही ये है कि सब हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, है ना। कोरोना आने के बाद तो सभी हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये इतना शक्कर वाला नींबू पानी तो नहीं चलने वाला। और अगर लॉन्ग टर्म में रामू को ग्रो करना है तो रामू को अपने नींबू पानी के अंदर से शक्कर को कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कुछ और अल्टरनेटिव डालना पड़ेगा और अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी लॉन्ग टर्म में वो ग्रो कर पाएगा, है ना। देखो यार, एक थी बारिश जिसने मेरे बिजनेस को सिर्फ एक दिन के लिए अफेक्ट कर दिया, वहीं एक है ये हेल्थ कॉन्शियस वाली चीज जो मेरे बिजनेस को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करने वाली है। अगर मैं अभी चेंज नहीं करूंगी तो ये मेरे बिजनेस को लॉन्ग टर्म में इन्फ्लुएंस करेगी।
इनको बोला जाता है इन्फ्लुएंसेस, जो लॉन्ग टर्म में हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये बारिश, जो अचानक से कभी भी आ जाती है, इनको बोला जाता है इवेंट्स। ये इवेंट्स क्या करते हैं पता है, जो आपके सर्कमस्टेंसेस चलते रहते हैं ना, जैसे आज हमारा दिन बहुत गर्मी वाला था, ये सर्कमस्टेंसेस थे जो अभी प्रिवेल कर रहे हैं। इन सर्कमस्टेंसेस को इवेंट आके डिसरप्ट कर देते हैं। जैसे गर्मी वाला दिन चल रहा था लेकिन अचानक से बारिश आ गई, जिसने मेरे ये सर्कमस्टेंसेस, प्रिवेलिंग कंडीशन को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, सो 3 चीजें यहाँ पे आ रही हैं। पहला कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस, दूसरा इवेंट्स, तीसरा इन्फ्लुएंसेस। ये तीनों की तीनों चीजें क्या रामू के बिजनेस को अफेक्ट कर रही है? आंसर इज यस। गर्मी वाला दिन है, रामू का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, अफेक्ट हुआ। अफेक्ट होना मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव भी एक टाइप का अफेक्ट ही है। तो समर डे होना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया हमारे बिजनेस में। अचानक से बारिश आ गई जिससे हमारा बिजनेस एज वेल एज ये कंडीशन डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, तो लॉन्ग टर्म में ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट करने वाला है, मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो ये तीनों की तीनों चीजें मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। और अगर आप नोटिस करो तो ये तीनों की तीनों चीजें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की नहीं है, सबकी सब बाहर की है, फिर भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रही है। और इसी को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। पर एक बात बताओ यार, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ बाहर की चीजों से बनता है? हमने अभी स्टार्टिंग में बोला कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये जो कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस हैं, अगर बाहर वाले हैं तो भी मेरे को अफेक्ट कर सकते हैं, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले हैं तो भी मुझे अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं टू हैव मोर क्लैरिटी। लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है AB लिमिटेड। AB लिमिटेड की फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया चल रही है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया चल रही है। ये क्या है? ये एक प्रिवेलिंग कंडीशन है, ये एक प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंस है। लेकिन अचानक से हमारे CEO ने छोड़ दिया बिजनेस, जिसकी वजह से मेरा ये फाइनेंशियल कंडीशन, मेरा प्रिवेलिंग कंडीशन अफेक्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई है क्योंकि लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों CEO ने छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है? ये एक इवेंट है जिसने मेरे बिजनेस को, ये जो प्रिवेलिंग कंडीशन थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन तुमको पता है हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने वर्क के लिए, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। भले CEO ने अभी छोड़ दिया है, हम नया CEO लेके आ जाएंगे और एज एम्प्लॉयज़ कमिटेड है तो हमें इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हो गए मेरे लॉन्ग टर्म के इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट, ये हो गए इवेंट, और फाइनेंशियल कंडीशन हो गई सर्कमस्टेंसेस। ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिलेटेड है। फाइनेंशियल कंडीशन मेरी थी, CEO हमारी ऑर्गेनाइजेशन का था, एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो ये सब के सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हैं। पर क्या ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है? अफेक्ट कर रही है। तो ये मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा। मतलब हमने क्या समझा कि भाई साहब, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का भी हो सकता है। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशंस, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। अब देखो यार, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कर रहा है? हमें अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट कर रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ गए जो मुझे आगे जाके अफेक्ट करना हो, मुझे पता ही नहीं है, तो मेरा बिजनेस का सर्वाइवल भी अफेक्ट हो सकता है। द वेरी सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलो इंटरनल वाली चीज़ें तो मैं फिर भी संभाल लूंगी, मेरे हाथ में है। एक्सटर्नल तो मेरे हाथ में ही नहीं है, और अगर मैंने एनालाइज करके पहले से नहीं पता किया कि एक्सटर्नल में क्या होने वाला है, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, मेरा सर्वाइवल तक खतरे में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, इंटरनल ताकि हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चले, और एक्सटर्नल ताकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट पता चले जो बाहर के एनवायरनमेंट में है। अपॉर्चुनिटीज़ हमें हेल्प करती हैं ग्रो करने में। जैसे लेट्स से एक नया मार्केट क्रिएट हो गया, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी मदद से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रो कर सकती हूँ। वही थ्रेट्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक नया रेगुलेशन आ गया, गवर्नमेंट ने एक नया बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्रिएट कर दिया, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टाइप का थ्रेट है। और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की चीज़ें, जैसे मेरी स्ट्रेंथ,
मेरे पास अच्छी स्ट्रेंथ होंगी तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाऊंगी जो बाहर में अवेलेबल है। मेरे पास अगर वीकनेसेस होंगी, लेट्स से एआई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, लेकिन मैं एआई से भयानक डरती हूँ, मेरे को मन ही नहीं करता उसको छूने का, पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो जाएगा। इन दैट केस ये एआई वीकनेस बन गया मेरा। भले बाहर एआई अपॉर्चुनिटी था, लेकिन एज ये मेरी वीकनेस है तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए थ्रेट बन जाएगी। मेरे को डर लगता है उस चीज़ से और वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट भी कर सकती है, तो ये मेरे लिए थ्रेट बन गया क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वीकनेसेस थी। ठीक है, तो मेरा सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं। कोई भी चीज़ें थ्रेट तभी बनेंगी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वीकनेस है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वीकनेस नहीं है तो आप ये थ्रेट्स को ईजिली ओवरकम करके अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। ठीक है, चलो। केयरफुल एनालिसिस अलाउज मैनेजर टू एंटिसिपेट एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस दिस चेंजेस। अगर आप केयरफुली एनालाइज करोगे इन्वायरमेंट को तो पहले से एंटिसिपेट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ समझ लो एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ रेगुलेशंस आई हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर सीजे लिमिटेड है जो बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब इस इंडस्ट्री का मेजर पार्ट सीजे लिमिटेड ही होल्ड करता है। इन दैट केस ये इस रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है क्योंकि ये इंडस्ट्री का मेजर पार्ट होल्ड करता है। ठीक है, सो अगर आपके पास ज़्यादा पावर होगी तो आप इसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो जो चेंज आ रहा है। अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो तो पहले से पता कर लो ताकि आप उसके लिए तैयार हो पाओ, उसके हिसाब से रिएक्ट कर पाओ। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ना, उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। सबसे पहला और बाहरी वाला परत मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट जो हर किसी बिजनेस को, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस को अफेक्ट कर जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री और सेक्टर। हमारे इंडस्ट्री, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करती हूँ वो इंडस्ट्री, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होंगी, इसमें से एक कंपनी मैं भी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरे कॉम्पिटिटर्स और मार्केट। अब इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब मेरे कॉम्पिटिटर नहीं हैं, इनमें से कुछ मेरे कॉम्पिटिटर होंगे जो मुझे अफेक्ट करने वाले हैं। और लास्ट में आता है हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 4 लेयर्स हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के। इसमें से अगर आप देखो तो कॉम्पिटिटर, इंडस्ट्री और मैक्रो इन्वायरमेंट ये सब एक्सटर्नल है, वहीं ऑर्गेनाइजेशन खुद एक इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक, ये चारों लेयर्स को इन डिटेल अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैक्रो इन्वायरमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। इसको बोला जाता है आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे बाहरी परत है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर देती है। जैसे पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस आना, इकोनॉमी हमारी कंट्री की या बाहर की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आना, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आना, डेमोग्राफिक कल्चर शिफ्ट हो जाना, या फिर लीगली कुछ चेंजेस आना। साथ साथ इन्वायरमेंट, अब जो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वो असली वाला इन्वायरमेंट है, मतलब आपका एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, ये सब भी मुझे एट द एंड अफेक्ट करने वाली है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने वाली है। नेक्स्ट लीगल फैक्टर्स, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस आना, ये सब के सब बाहर की चीज़ें हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर जाती हैं और इसलिए इनका एनालिसिस करना, इनको समझना, इनमें अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उनको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, जिसके लिए हम पेस्टल फ्रेमवर्क, पेस्टल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस क्या है इसको हम आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री और सेक्टर। इंडस्ट्री और सेक्टर मतलब जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं लेकिन मेरे जैसा सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती हैं। इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का एनालिसिस के लिए हम पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जो हमें इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस और एक्सटर्नल थ्रेड्स को समझने में हेल्प करता है। पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क है क्या, हम इन डिटेल आगे जाके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर और मार्केट। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन सारी कंपनीज मुझे नहीं अफेक्ट करती, इनमें से कुछ हैं जो स्पेसिफिकली मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे। कैसे पता किया जाएगा कि कौन मेरे पास वाले कॉम्पिटिटर है और कौन मेरे दूर वाले कॉम्पिटिटर है? दूर वाले मतलब उनसे मेरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, पास वाले मतलब इन लोग से मेरे को ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये हम पता करते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मदद से। स्ट्रैटेजिक ग्रुप क्या होता है? जैसे क्लोज की मैंने बात की, क्लोज कॉम्पिटिटर कैसे पता करेंगे? अगर उसकी स्ट्रैटेजी और मेरी स्ट्रैटेजी सिमिलर होगी तो हमारा क्लोज कॉम्पिटिटर वो बन जाएगा।
वहीं अगर उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, तो वो मेरा डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटर बन जाएगा। हमने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रुप ये फाइंड आउट किया, जिसकी स्ट्रैटेजी सिमिलर वो क्लोज कॉम्पिटिटर्स कहलाएंगे, जिसकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग वो डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे क्लोज कॉम्पिटिटर में आप ले सकते हो जहाँ पे मैं अगर प्राइजेस रिड्यूस करके अपना मार्केट बढ़ाती हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर भी वही करता है। मैं अगर क्वालिटी इंप्रूव करने में ध्यान देती हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर भी वही करता है। वहीं अगर हम डिस्टिंक्ट की बात करें, मेरी स्ट्रैटेजी अलग, उसकी स्ट्रैटेजी अलग, कब होगी? लेट्स से मैं लग्जरी ब्रांड हूँ, वो अफोर्डेबल ब्रांड है। तो अफोर्डेबल ब्रांड का मेन एम होता है खर्चों को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करना। वहीं लग्जरी ब्रांड का एम होता है कि हमको क्वालिटी इंप्रूव करना है और उससे ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करना है। दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग हैं, तो ये डिस्टेंट कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे, और वहीं जिनकी स्ट्रैटेजी सिमिलर होंगी वो क्लोज कॉम्पिटिटर कहलाएंगे। ठीक, मार्केट सेगमेंटेशन एक तरीका है जिससे हम हमारे कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। जैसे अगर मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जिनको ब्रांड के कारण वो मेरे साथ कनेक्टेड है, वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी बन जाएगी। वहीं दूसरे कस्टमर्स हैं जो अफोर्डेबिलिटी के कारण मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरी कैटेगरी बन जाएगी। लेट्स से मैं लैपटॉप बनाती हूँ, एक मेरा कस्टमर है जो ऑफिस यूज़ के लिए मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करता है, वहीं एक टाइप का मेरा कस्टमर है जो गेमिंग के लिए मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करता है। ये डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हो जाएंगे मेरे। अगर मैं मार्केट सेगमेंट में कस्टमर्स को डिवाइड करती हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा मिलता है। मैं अकॉर्डिंग टू ऑफिस वालों के हिसाब से कंप्यूटर बना सकती हूँ, लैपटॉप बना सकती हूँ। वहीं अगर एक गेमर है जो मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करता है तो मैं उसके हिसाब से, उसके स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से लैपटॉप बना सकती हूँ। इससे मेरे कस्टमर्स खुश भी रहेंगे और मुझे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और अगर ये फैक्टर कोई कंपनी देगा तो वो उसके पास चला जाएंगे। जैसे ब्रांड वैल्यू, एप्पल ब्रांड वैल्यू देता है, लोग ब्रांड के कारण उसके पास चले जाते हैं। या फिर अफोर्डेबिलिटी, जैसे वीवो, सैमसंग, ये सब अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया में लोग चले जाते हैं। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब मेरा कस्टमर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर मैं वो प्रोवाइड करूँगी तो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, साथ ही साथ मैं कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी कर पाऊंगी। ठीक है, तो मार्केट को सेगमेंट करो, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फाइंड आउट करो ताकि तुम कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक ना, ये तो हो गए सारे बाहर वाले लेयर्स। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स की। ये मुझे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, मेरे कैपेबिलिटीज़ को, मेरे ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। इसको कैसे एनालाइज करेंगे हम? व्रियो, स्वॉट एनालिसिस और वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, हमने बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस यहाँ पे देख लिया, जैसे पिस्टल, पॉटर्स 5 फोर्सेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, व्रियो, स्वॉट एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। ये सब के सब हम इन डिटेल इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो यहाँ पे हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के वेरियस लेयर्स पूछा था जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जून 23 का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। ये कंडीशन, इवेंट और इन्फ्लुएंस मैक्रो एनवायरनमेंट का भी हो सकता है, हमारी इंडस्ट्री का भी हो सकता है, हमारे कॉम्पिटिटर का भी हो सकता है, हमारा खुद का भी हो सकता है, और ये सब मिलके हमको अफेक्ट कर रहे हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार में पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट समझ पाना इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, डायनामिज्म, हमारे एनवायरनमेंट कंस्टेंटली चेंज हो रहा है एज इतने सारे कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंस हैं। किसी भी टाइप का कंडीशन, इवेंट, इन्फ्लुएंस कभी भी आ जाता है जिससे बहुत सारे चेंजेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में अराइज होते हैं। ठीक, मल्टीफेसेटेड, हमारा जो एनवायरनमेंट है मल्टीफेसेटेड है। ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी और किसी के लिए थ्रेट की तरह देखा जा सकता है। जैसे लेट्स से हमारा रामू है, रामू को एआई चलाना आता है, चैट जीपीटी, जेमिनी सब चलाना आता है, जिसकी वजह से इसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आई है इसके लिए। तो ये बहुत खुश है चैट जीपीटी और जेमिनी को देख के। वहीं हमारा श्याम है जिसको एआई चलाना बिल्कुल नहीं आता, वो बहुत डरता है कि भाई साहब पता नहीं क्या आ गया, मेरे बिजनेस को खा जाएगा लग रहा है, जिसकी वजह से इसके लिए वही इन्वायरमेंट में आई हुई चीज़ एक थ्रेट की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए थ्रेट बन सकता है इन्वायरमेंट का चेंज। नेक्स्ट, फार रीचिंग इम्पैक्ट, हमारा इन्वायरमेंट सिर्फ अभी
हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं इफेक्ट करता, हमें लॉन्ग टर्म में वो अफेक्ट करने वाला है। जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई आना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में हमारे ग्रोथ, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट अपने आप को चेंज नहीं करती हूँ तो मैं पीछे रह जाऊंगी और मेरा सर्वाइवल इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को पूरा खत्म कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया हमने? बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, फिर डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने की कैरेक्टरिस्टिक देखे। अब ना ये बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट एनालिसिस हमने पढ़े ना, पेस्टल, पॉटर्स, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, इन सबको अब हम एक एक करके देखने वाले हैं। देखो यार, इसके अंदर मैंने ये डायग्राम भी ड्रॉ करके रखा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ भी पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ वहाँ डायग्राम्स डाल दो। वो एग्जामिनर को भी लगेगा कि भाई साहब इसको तो बड़ा ज्ञान है। ठीक है, चलो, लेकिन ऐसे मत करना कि हर जगह चिपकाए जा रहे हो, जहाँ भी पॉइंट्स आ रहे हैं सब जगह डायग्राम डाल दिया, वो बोलेगा पागल है। ठीक है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ दिख रहा है कि हाँ अच्छे से हम डायग्राम बना सकते हैं, जहाँ जहाँ आपके बुक्स में डायग्राम दिया हुआ है उस स्पेसिफिक जगह पे आप बने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पेस्टल फ्रेमवर्क में हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेस्टल फ्रेमवर्क किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैक्रो इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए। हमारा सबसे बाहर वाला बिजनेस इन्वायरमेंट का लेयर हम पेस्टल फ्रेमवर्क के थ्रू एनालाइज करते हैं। पेस्टल का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से इन्वायरमेंटल एंड लास्ट लीगल फैक्टर्स। ये सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमको इनको एनालाइज करना पड़ता है। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस। ये हमारे बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारे बिजनेस ऑपरेशन को अनेबल भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन शायद मेरे लिए फायदेमंद हो या फिर किसी और के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अफेक्ट करता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी इंडिया के अंदर बहुत टाइम से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, तो ये हमें हेल्प कर रहा है। 10 साल हो गए, एक ही गवर्नमेंट चल रही है, हेल्प कर रहा है। इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब मेरी पूरी कंट्री कैसा काम कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा होगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर एक्सपेंशन एंड प्रॉफिट। अगर पूरी कंट्री ग्रो हो रही है, पूरा वर्ल्ड ग्रो हो रहा है, तो मैं भी ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन अगर पूरी कंट्री स्लो डाउन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, पूरा वर्ल्ड डिक्लाइन हो रहा है, तो मेरा बिजनेस भी डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स अगर ज़्यादा होंगे तो बोरोइंग कम हो जाएगी, लोग इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो बोरोइंग बढ़ जाएगी और लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग जगह अपनी पैसे लगाएंगे। नेक्स्ट आता है करेंसी एक्सचेंज रेट। करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से मेरा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अफेक्ट हो सकता है। कैसे समझना? सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मैं इंडिया से यूएस अपना प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ। इन दैट केस अभी पता है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है। ठीक, और मेरा प्रोडक्ट जो मैं बेच रही हूँ वो लेट्स से 450 रुपये का, जिसकी वजह से मेरे को डॉलर में $5.625 मिलते हैं अगर मैं कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हूँ तो। लेकिन तुमको पता है ये $1 80 रुपये था, धीरे से थोड़े दिन बाद ही अब $1 90 रुपये हो गया। मेरा प्रोडक्ट अभी भी कितने का है? 450 का ही है, जिसकी वजह से अब मेरे को कितना पैसा मिलता है? डॉलर में सिर्फ $5 मिलते हैं। पहले मेरे को $5.625 मिल रहा था, लेकिन मेरे लिए तो 450 ही था, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी भी मेरे को 450 भी मिल रहा है, तो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बाहर वालों के हिसाब से सोचो यार, जिनको तुम प्रोडक्ट दे रहे हो उनको पहले $5.625 देने पड़ते थे एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, लेकिन अभी वही प्रोडक्ट वो $5 में खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, लोग मेरे प्रोडक्ट्स को और ख़रीदना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब सस्ता हो गया मेरा प्रोडक्ट उनके लिए। सिमिलर वे में इंपोर्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। इंपोर्ट कैसे अफेक्ट होगा? देखो, लेट्स से इंपोर्ट कर रही हूँ, मतलब मैं बाहर से सामान लेके आने वाली हूँ। बाहर से जो मैं सामान लेके आ रही हूँ वो $5 का है, अभी $1 80 रुपये चल रहा है, जिसकी वजह से $5 मतलब मेरे को अपने पैसे में कितना पे करना पड़ता है? 400 रुपये। लेकिन आगे जाके $1 इज इक्वल टू 90 रुपये हो गया। अब अभी भी प्रोडक्ट का प्राइस $5 ही है, लेकिन मेरे को कितना पे करना पड़ता है? 450 रुपये। तो मैं अब इंपोर्ट करना नहीं पसंद करूँगी। देखो यार, जब $1 80 था उसके बाद $1 90 हो गया। $1 80 होना मतलब मेरे रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी अच्छी थी, लेकिन अब मेरे रुपीज़ की वैल्यू और ख़राब हो गई है, ये और गिर चुका है।
और गिर चुका है, अगर और गिर रहा है मेरे रुपये का वैल्यू, तो एक्सपोर्ट के केस में ये फ़ायदा दे सकता है। लेकिन अगर मेरे रुपये का वैल्यू और गिर रहा है तो इम्पोर्ट के केस में ये मेरे को अफेक्ट कर सकता है, मैं इम्पोर्ट करना पसंद नहीं करूँगी। ठीक है, सो करेंसी एक्सचेंज रेट हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के कॉम्पिटिटिवनेस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब सब कुछ का प्राइस बढ़े जा रहा है, जिससे इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होती है और फ्यूचर प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि कब कितनी चीज़ कितनी महंगी हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। जैसे पहले के ज़माने में गोल्ड बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता था, आजकल देखो गोल्ड आसमान छू रहा है ना। नेक्स्ट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब सब चीज़ों का प्राइस कम हो रहा है, तो लोग ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे फिर आपकी कंट्री के अंदर। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि सोचो, मैं अभी इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को पैसा मिलना चाहिए था 5% के हिसाब से, लेकिन डिफ्लेशन हो गया, मेरी इकोनॉमी पूरी नीचे जा रही है, जिसकी वजह से मैं जितना कमा सकती थी अब उतना भी नहीं कमा पा रही हूँ आपकी इकोनॉमी से, तो मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहूँगी, है ना। डिफ्लेशन स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। नेक्स्ट सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डिक्लाइन, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन मुझे अफेक्ट कर सकता है। सोशल फैक्टर में डेमोग्राफिक आता है, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट करेंगी। इन्फ्लुएंसेस मार्केट, नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। जैसे लेट्स से हमारे कंट्री के अंदर अभी 60-70 वाले लोग ज़्यादा हो गए, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, 60-70 वाली एज वाले लोग ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से अब ये लोग ऑनलाइन अभी चलाना नहीं जानते हैं, जिससे ये होगा कि रिटेल वाला बिजनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ जैसी अभी सिचुएशन है, यंगर जनरेशन ज़्यादा होगी, तो वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहेंगी, जिससे ऑनलाइन मार्केट और ज़्यादा ग्रो होगा। ठीक है, तो जैसा डेमोग्राफिक होगा वैसे लोग रिएक्ट करने वाले हैं और वैसे बिजनेसेस को अफेक्ट होने वाला है। अभी लोग ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देने लग गए हैं, हेल्थ पे ध्यान लेने लग गए हैं, जिसकी वजह से शुगर भरे वाले ड्रिंक्स अब थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। भले एकदम से नहीं कम हो रहा, आई नो, आई अंडरस्टैंड, अभी भी जो बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वो हेल्थ की तरफ कॉन्शियस नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आ रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये शुगरी वाले ड्रिंक्स कम होने वाले हैं। सिमिलर वे में सस्टेनेबिलिटी अब ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कल्चर में शिफ्ट आएगा वैसे प्रेफरेंसेस नीड्स में भी शिफ्ट आएगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, एआई आ गया, इंटरनेट आ गया, रिवॉल्यूशनाइज कर देता है ये इंडस्ट्री को और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत बढ़िया ग्रो कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यही चीज़ें आपके लिए थ्रेट बन सकती हैं। नेक्स्ट बिजनेसेस को इनसे अडाप्ट करना पड़ेगा, तभी वो कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे। अगर अडाप्ट नहीं कर पाओगे तो सर्वाइवल आपका खतरे में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर, ग्रीन इशू की बात की जा रही है, पॉल्यूशन, वेस्ट, इनकी बात की जा रही है। इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो आपको इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को दिखता है आप क्या कर रहे हो इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट्स आर इंक्रीजिंगली इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक, सो हमारे पास पेस्टल के अंदर एल बच गया ना, लीगल फैक्टर्स, लॉ एंड रेगुलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करती हैं। बिजनेसेस को कंप्लाई करना होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम नहीं फॉलो करेंगे तो बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। ठीक, सो पेस्टल के अंदर पी क्या है, पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इकोनॉमी का ग्रोथ, इकोनॉमी का डिक्लाइन, इंटरेस्ट रेट्स, नेक्स्ट करेंसी एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नेक्स्ट सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक, कल्चर शिफ्ट, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया तो वो अफेक्ट करेगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पॉल्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करने वाली हैं। लीगल फैक्टर, हेल्थ एंड सेफ्टी, मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर जो लीगल चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करने पड़ते हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। ये हो गए हमारे पेस्टल के सारी चीज़ें। नाउ की ड्राइवर्स फॉर चेंज। देखो यार, पेस्टल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या सबका सब मेरे को इक्वली इम्पैक्ट करती है क्या? आंसर इज नो। किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट में चेंज होना बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट में चेंज होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीगल में चेंज होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। हर एक पेस्टल के फ्रेमवर्क वाली चीज़ें मुझे इक्वली इम्पैक्ट नहीं करती। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली हैं। मुझे वो स्पेसिफिक चीज़ों को फाइंड आउट करना है ताकि मैं उनको ज़्यादा अच्छे से इवैल्यूएट कर पाऊँ, एनालाइज कर पाऊँ। और ये जो स्पेसिफिक चीज़ें मेरे एनवायरनमेंट को ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं उसको बोला जाता है की ड्राइवर्स ऑफ चेंज। ठीक है, नॉट ऑल पेस्टल फैक्टर्स हैव इक्वल इम्पैक्ट। मैनेजर्स नीड टू आइडेंटिफाई हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या। हमने पेस्टल फ्रेमवर्क कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं।
हमने मैक्रो इन्वायरमेंट को पेस्टल फ्रेमवर्क के थ्रू एनालाइज कर लिया। अब इंडस्ट्री और सेक्टर को हम एनालाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पॉटर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। ये है क्या, देखो ये हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में सोर्सेज ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर कहाँ कहाँ से कंपटीशन आ सकता है, कैसे कैसे कंपटीशन आ सकता है, उसको एनालाइज करने में हमको पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क हेल्प करता है। नेक्स्ट, यूज्ड एट द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। हमारा लेट्स से ये कंपनी है, कंपनी के अंदर मैं क्लोथ भी बेचती हूँ, मैं पेट्रोल भी बेच रही हूँ, मैं मैगी भी बेच रही हूँ, मैं साथ साथ स्टील का बिजनेस भी करती हूँ। तो चारों अलग अलग बिजनेसेस हैं और चारों के कंपटीशन एक होगा क्या, चारों की इंडस्ट्री एक होगी क्या? आंसर इज नो। जिसकी वजह से हर एक के अंदर मेरे को अलग अलग पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, नॉट यूज सोनली फॉर अ स्नैपशॉट। सिर्फ एक स्नैपशॉट लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका एम है अंडरस्टैंड करना कनेक्शन बिटवीन कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स। कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या होते हैं? तो ये जो पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क है ना, ये 5 फोर्सेस, इनको ही कॉम्पिटिटिव फोर्सेस बोला जाता है। सबसे पहला होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। कोई नया इंसान आ गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट होगा, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का, हमारे मार्केट शेयर का कुछ पार्ट लेके चला जाएगा और कंपटीशन बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है राइवलरी। कंपटीशन अगर स्टैब्लिश्ड कंपनीज में ही बहुत ज़्यादा है तो ये राइवलरी क्रिएट करेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जैसे सीजे लिमिटेड है, सीजे लिमिटेड के जो कस्टमर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे सीजे लिमिटेड जैसी कंपनीज हैं जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बेचती हैं, तो बार्गेनिंग पावर बायर का ज़्यादा हो जाएगा, कंपटीशन और क्रिएट होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर उसके पास और भी लोग होंगे जिनको वो प्रोडक्ट बेचता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, हमारे जैसा समवॉट सिमिलर या फिर सब्सटीट्यूट हमारे प्रोडक्ट का, ये भी कंपटीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं। इनका रिलेशन हमको किसके साथ समझना है? स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स के साथ। स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। स्ट्रक्चरल ड्राइवर ही फाउंडेशन बनते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट होता है। जैसे डिमांड ग्रोथ, अगर डिमांड ग्रो हो रही होगी तो नए लोग और आना चाहेंगे। डिमांड ग्रो हो रही है, मेरी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं तो हमारी इंडस्ट्री में प्रॉफिट आ रहा है, बाहर वाले लोगों को दिखेगा तो बाहर वाले लोग हमारी इंडस्ट्री में आना चाहेंगे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी अगर ग्रो होगी तो शायद मेरे जैसा सिमिलर या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो लोग हमारी इंडस्ट्री में नहीं आना चाहेंगे, वो बोलेंगे कि भाई साहब रहने दो, इतना गवर्नमेंट रेगुलेशन कौन झेलेगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर, अगर खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है हमारी इंडस्ट्री में आने में, तो लोग आना नहीं पसंद करेंगे। वहीं अगर कैपिटल कम लगता है तो बहुत सारे नए नए लोग आने लग जाएंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रेगमेंटेड है, मतलब बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी कंपनीज हैं, किसी का भी बड़ा शेयर नहीं है, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता अपने प्रोडक्ट को, हर कोई प्राइस की वजह से लड़ता है, जिससे क्या होगा? राइवलरी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। नए लोग आना चाहेंगे हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि ज़्यादा तो अब देखो छोटी छोटी कंपनीज हैं, मतलब कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है तो नए लोग और आना चाहेंगे, है ना। साथ ही साथ बायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, क्योंकि भाई साहब तुम्हारे यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है तो उसको पता है कि वो किसी से भी बार्गेन करके जो कम प्राइस में देगा उससे ले सकता है। वहीं सप्लायर का भी बार्गेनिंग पावर बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जिसको वो प्रोडक्ट बेच सकता है। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स है जिन्होंने किसको अफेक्ट किया? हमारे कंपटीशन को अफेक्ट किया। तो यही ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि कौन से स्ट्रक्चरल ड्राइवर से हमको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कौन से कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है ना, 5 फोर्सेज आर इंटरडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। ये सारे 5 फोर्सेज भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले बात करते हैं सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की। अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट आएगा, मेरे जैसा सिमिलर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, मेरा सब्सटीट्यूट बनाया जा सकता है। इन दैट केस नए लोग आना चाहेंगे, वो लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये अकेले कैसे पैसे कमा रही है, हमको भी पैसे कमाना है, हम भी आएंगे इस इंडस्ट्री में, हम भी पैसा कमाएंगे, तो नए एंट्रीज आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर नया कोई आएगा, नए आने से बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ जाता है, क्योंकि अब बहुत सारी और अलग अलग कंपनीज हो गई जो सेम टाइप का हमारे जैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं। साथ साथ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी कंपनीज हो गई तो सप्लायर को पता है कि वो बहुत सारे अलग अलग जगह बेच सकता है, तो इसकी पावर भी बढ़ जाती है। ठीक है, साथ साथ अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ेगा तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाता है। और अगर आपके ये सारे के सारे फैक्टर्स
बढ़ रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन इन सब से इफेक्ट होता है। जैसे कोई नया आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में एम टू डिस्टर्ब दिस फोर्सेज नॉट जस्ट अकोमोडेट देम। देखो, कंपटीशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला कि भाई साहब ये सारे कॉम्पिटिटिव फोर्सेज आए हैं, मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँ और जैसा चल रहा है चलने दूँ। जैसे लेट्स से बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बढ़ चुका है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, तो अब मेरे को प्राइजेस कम करना पड़ेगा, प्राइसेस कम करना पड़ेगा। मैंने एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है, कंपटीशन आ गया है, क्या ही कर सकते हैं। मैंने एक्सेप्ट किया और मैं चलने लग गई, वापस से अपने बिजनेस को चलाने लगी, कुछ नया नहीं किया। उसी की जगह रामू ने क्या किया पता है? रामू ने बोला कि भाई साहब कंपटीशन बढ़ गया है, बायर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं और साथ साथ नए लोग भी आ गए, मैं नया टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा, सारे के सारे कंपटीशन को ही हरा दूंगा, बायर को इतना अच्छा प्रोडक्ट दूंगा कि वो किसी और का खरीदेंगे ही नहीं, सिर्फ मेरा ही खरीदे। इसने क्या किया? इसने बाकी सारे कॉम्पिटिटर को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। जैसे जियो ने किया था, जियो आया और उसने प्राइजेस पूरे ख़त्म ही कर दिए। मतलब पहले तो शुरू में वो फ्री भी दिया था, तो उसने क्या किया? पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। तो दो तरीके से कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हो सकता है, एक अकोमोडेट कर लो, दूसरा डिस्टर्ब कर दो। जियो ने डिस्टर्ब किया, जियो ने प्राइजेस बहुत ज़्यादा लो कर दिए, जिसकी वजह से बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को इसके हिसाब से अकोमोडेट करना पड़ा, ठीक है। चलो अब ना इन सारे के सारे पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क को इन डिटेल अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क ऑफ एंट्री बाय पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, या फिर इसको आप थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स भी बोल सकते हो। रिस्क ऑफ एंट्री बाय पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं अगर वो हमारी इंडस्ट्री में आ गए तो। इस्टेब्लिश्ड कंपनीज या इस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटिटर मतलब जो पहले से उस इंडस्ट्री के अंदर है। ये जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती है ना, वो कभी नहीं चाहती कि कोई भी नया हमारी इंडस्ट्री के अंदर आए। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि अगर कोई नया आ जाएगा तो इन इस्टेब्लिश कंपनीज का मार्केट शेयर कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, कॉम्पिटिशन और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। अगर हाई एंट्री बैरियर होगा, अगर आपकी इंडस्ट्री में हाई एंट्री बैरियर होगा तो वैसे भी नए एंट्रेंट्स नहीं आ पाते हैं जल्दी से। हाई एंट्री बैरियर मतलब ऐसी चीज़ें जो नए लोगों को आने से रोक रही है। क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेट्स से सीजे लिमिटेड है जो मैगी बनाता है, हम बहुत टाइम से मैगी बना रहे हैं, हमारे पास बहुत प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, मेरे पास बहुत प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हूँ जिसकी वजह से मेरा खर्चा कम होता है, मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आ रही है, उसको प्रोडक्शन तो वो शुरू में कम ही करेगी ना, शुरू में एकदम ज़्यादा तो नहीं कर सकती, शुरू में कम प्रोडक्शन करेगी, जिसकी वजह से इसको तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं मिलने वाला है और इसका खर्चा ज़्यादा होगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज मुझे मिल रहा है, मेरा खर्चा कम होगा तो मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाऊंगी। इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू में नहीं मिलने वाला है, इसका खर्चा ज़्यादा होगा, ये प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा, इसको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से लोग नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है कि उनको अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रांड लॉयल्टी। जैसे एप्पल की कितनी ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी है, लोगों को, कस्टमर को भाई साहब एप्पल का नाम दिखना चाहिए, फिर उसके बाद वो ले लेते हैं, है ना। तो ब्रांड लॉयल्टी अगर आपकी है तो भाई साहब कोई भी नई कंपनी आ जाए, कितनी नई फ़ोन की कंपनी आती है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? एप्पल का तो सेल और ही बढ़े जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड को मिलता है, कोल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके पास सबसे ज़्यादा कोल माइंस हैं। सबसे ज़्यादा कोल माइंस होने की वजह से इसको क्या मिल रहा है? क्रूशियल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल मिल रहा है, जिससे इसका खर्चा कम पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। अगर मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मेरे को कॉस्ट एडवांटेज मिलने वाला है, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर को या फिर कोई नया आएगा उसको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, मेरे को जल्दी फाइनेंसिंग मिलेगी क्योंकि मैं पहले से इस बिजनेस के अंदर हूँ, मेरा रिस्क कम है एज कम्पेयर टू कोई नया आता है तो, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों की वजह से कॉस्ट एडवांटेज पहले से एस्टैब्लिश कंपनीज का अच्छा होता है और जिसकी वजह से नए लोग नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। जैसे एप्पल के अंदर आपने एप्पल का मैकबुक खरीद लिया, आपने फ़ोन खरीद लिया और साथ साथ आईपैड भी खरीद लिया, तीनों खरीद लिया, मस्त इंटीग्रेटेड सब कुछ चलता रहेगा और फिर आप चेंज नहीं कर सकते, फिर आपका मन नहीं करेगा कि एंड्रॉयड में जाएँ। क्यों? एंड्रॉयड अगर फ़ोन भी ले लिया तो यार मैकबुक और आईपैड तो कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन फ़ोन नहीं कनेक्ट हो पाएगा। तो अब स्विच करने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर का स्विचिंग कॉस्ट, कस्टमर का स्विचिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो वो नहीं स्विच करना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन। जैसे हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, इनके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज नहीं प्रेफर करती या कोई भी बाहर वाला पोटेंशियल कॉम्पिटिटर आना नहीं पसंद करता क्योंकि इतना रेगुलेशन कौन झेले, है ना।
तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? हाई एंट्री बैरियर के, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक ना, राइवलरी अमॉन्ग स्टैब्लिश्ड कंपनीज। पहले हमने किसके बारे में बात किया? जो नए लोग आए थे वो लोग। अब स्टैब्लिश्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं। कोई नया नहीं आया है, लेकिन हमारे अंदर ही, हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर दिया है। प्राइसेस कम कर देते हैं कभी भी, प्राइसेस बढ़ा देते हैं कभी भी, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, हाई राइवलरी, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बहुत राइवलरी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, प्राइसेस की बहुत राइवलरी है, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर वहाँ चले जाएगा जहाँ पे कम प्राइसेस मिल रहे होंगे, तो इनके बीच में अच्छा कंपटीशन क्रिएट होता है। कंपनीज compete फायरसली यूजिंग प्राइस कट्स। जैसे फ्लिपकार्ट आजकल प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम करके दे रहा है। क्यों? इसको पता है अमेजोन से लोग खरीदेंगे, अमेजोन के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं लोग, फ्लिपकार्ट के ऊपर कम करते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट प्राइसेस कम कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अब भरोसा बढ़ रहा है कि भाई साहब ये तो प्राइस कम देता है, इसके पास चले जाते हैं। तो एज राइवलरी बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस कट करके, प्रमोशन करके आपको अपने आप को बढ़ाना पड़ता है। लोअर प्रॉफिट ड्यू टू लोअर प्राइजेस एंड हाई मार्केटिंग कॉस्ट। एज प्राइजेस कम करने पड़ रहे हैं तो प्रॉफिट कम होगा, और साथ साथ मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है तो प्रॉफिट कम होगा। नेक्स्ट आता है लो राइवलरी वाला एरिया। जैसे नो राइवलरी वाला एरिया, रेलवे कोई नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट है तो वहाँ पे कोई राइवलरी नहीं है, गवर्नमेंट अपने मर्जी से सब कुछ चलाती है। यहाँ पे कोई भी नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन स्पेंडिंग मेरे को करनी ही नहीं पड़ती है। मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, मेरे को कोई प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मेरे को किसी से लड़ाई नहीं लड़नी। तो इस केस में हमें ये प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, इन सब में खर्चा नहीं करना पड़ता। कंपनीज के पास ज़्यादा प्राइसेस पावर होता है प्राइसेस रेस करने का। पर एज रेलवे गवर्नमेंट मोनोपोली है, गवर्नमेंट को पता है कि लोगों के लिए थोड़ा सा प्राइस कम रखना है, तो वहाँ पे प्राइसेस कम भी रहते हैं। ठीक, दिस कैन लीड टू हायर इंडस्ट्री प्रॉफिट। एज देखो, ये तो गवर्नमेंट कंपनी है तो चलो ये तो नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि रेलवे सबकी नीड है। लेकिन अगर कोई और कंपनी होती जिसके पास मोनोपोली होता, जो प्राइवेट कंपनी होती, गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है उसका, इसका काम तो प्रॉफिट ही कमाना है, इन दैट केस इसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, मेरे जैसा कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये प्राइजेस कंट्रोल कर पाती, ये प्राइजेस अपने बढ़ाती, और इसकी वजह से इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ता। ठीक है ना, ये जो राइवलरी है ना, इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट फैक्टर्स और हैं। पहला आता है इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, दूसरा आता है डिमांड की कंडीशन, तीसरा आता है कॉस्ट कंडीशन, एंड नेक्स्ट हाइट ऑफ एग्जिट बैरियर इन द इंडस्ट्री। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर की। पहला हो सकता है फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज हैं, कोई बड़ा नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। तो इस केस में ये लोग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, प्राइजेस के कारण लड़ते हैं। मैं प्राइस कम कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, वो बोल रहा है मैं प्राइस और कम कर दूंगा, मेरे पास कस्टमर और आएंगे। पर तुम ऐसे प्राइस कम 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 करते जाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट भी कम कम होते जाएगा, है ना। सो लो बैरियर्स टू एंट्री लीड टू मेनी कॉम्पिटिटर्स। अगर लो बैरियर्स टू एंट्री होंगे, जैसे फूड एंड फास्ट फूड इंडस्ट्री में होते हैं, बहुत सारे फास्ट फूड वाले आपको बाहर में दिख जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से लो बैरियर है, कोई भी आ जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो प्राइस वॉर होगा, प्राइजेस की लड़ाई होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो समवट सिमिलर ही होता है, वो भी पिज़्ज़ा बेच रहा है, वो भी पिज़्ज़ा बेच रहा है, सब अपना अपना बना के बेच रहे हैं, तो एज प्रोडक्ट सिमिलर है तो प्राइस वॉर इरप्ट हो जाता है। जो कम प्राइस देगा उसके पास लोग पहले जाना चाहेंगे। एक्सेस कैपेसिटी एंड बूम एंड बस्ट साइकिल अकर, ये लोग थोड़ी सी एक्सेस कैपेसिटी इनको मेंटेन भी करनी पड़ती है, साथ साथ कभी बूस्ट मिलता है, कभी बस्ट हो जाता है, मतलब कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी बिजनेस एकदम खराब हो जाता है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन ही की ऑफ सर्वाइवल है, जो कम पैसे में देगा वो ही जीत पाएगा। जैसे 2 फास्ट फूड का कंपनी है, समझ लो आपके घर के पास, दोनों बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, लेकिन इसका प्राइस कम है, इसका प्राइस ज़्यादा है, आप किसके पास जाना चाहोगे? इसके पास, है ना। नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड इंडस्ट्रीज, फ्यू लार्ज कंपनीज। जैसे एयरलाइन के अंदर बहुत फ्यू लार्ज कंपनीज हैं, इनमें क्या होता है, कंपनीज इंटरडिपेंडेंट होती है, एंड एक्शंस बाय वन अफेक्ट द अदर। अगर एक एयरलाइन वाला प्राइस कम कर देगा तो वो दूसरों को अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन सी एयरलाइन में बैठ रहे हैं, हमको ये पड़ता है कि कौन सा प्राइस कम चार्ज कर रहा है, क्योंकि उड़ के तो पहुंच जाएंगे ही हम अपने घर पे, है ना। नेक्स्ट, प्राइस वॉर्स एंड कॉम्पिटिटिव स्पाइरल्स कैन इरप्ट। प्राइस वॉर हो सकता है, कॉम्पिटिटिव स्पाइरल क्रिएट हो सकता है, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री इरप्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस लो करने पड़ सकते हैं। कंपनीज में फॉलो द प्राइस सेट बाय द डोमिनेंट प्लेयर। साथ साथ ऐसा भी होता है कि जो डोमिनेंट प्लेयर ने प्राइस सेट कर दिया, भाई साहब उसी के हिसाब से चलो, वही सही है, हम लोग अपना अलग से बीच में नहीं लगते। ठीक है ना। इंडस्ट्री के बाद, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर के बाद इंडस्ट्री का डिमांड आता है। इंडस्ट्री का डिमांड अगर ग्रो कर रहा होगा,
जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड ग्रो कर रहा है, तो इससे ना फिर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी कंपनीज हैं सबको फायदा मिलेगा ना। रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड ग्रो हो रहा है तो ये कंपनी भी ग्रो हो सकती है, ये कंपनी भी ग्रो हो सकती है। हमको ज़्यादा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज टू कम्पीट फॉर न्यू कस्टमर्स, लेस राइवलरी एज सारी कंपनी ग्रो कर रही है विथआउट टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम अदर। जैसे जहाँ पे डिमांड कम होती है ना, जैसे रिटेल स्टोर्स की डिमांड अभी कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हो गए तो लोग अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रिटेल कम होते जा रहा है। तो इस सिचुएशन में इनकी डिमांड कम हो रही है। तो अगर एक कंपनी का शेयर बढ़ता है तो वो कैसे बढ़ सकता है? दूसरी कंपनी से लेके, जिसके कारण कंपटीशन क्रिएट होता है। लेकिन अगर डिमांड ग्रो होगी तो मेरे को अगर मेरा शेयर बनाना है तो मेरे को इससे लेने की जरूरत नहीं है। नए कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं उनको ग्रैब कर सकती हूँ। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पे कम होता है। ग्रोइंग डिमांड होगी, कंपटीशन कम होगा। डिक्लाइनिंग डिमांड होगी, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट कंडीशन। जिस जगह हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर मेरे को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना है, उस इंडस्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट लगता होगा तो मैं एंटर करना चाहूँगी क्या? नहीं एंटर करना चाहूँगी। लेकिन हाई फिक्स कॉस्ट लगने की वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो लड़ाई करते रहती हैं। कैसे लड़ती हैं देखो। कंपनीज नीड हाई सेल्स वॉल्यूम टू बी प्रॉफिटेबल। देखो यार, मेरा फिक्स कॉस्ट लेट्स से 10,000 रुपये का है। ठीक है, 10,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट है। मैं अभी 1,000 यूनिट्स बेचती हूँ, जिसकी वजह से हर एक यूनिट के ऊपर कितना खर्चा आता है? 10 रुपये पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट का खर्चा आता है। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, मैं कितने भी यूनिट्स बनाऊँ 10,000 का 10,000 ही रहने वाला है। अब लेट्स एज्यूम कि मैं 5,000 यूनिट्स बनाने लग गई। पहले 1,000 बनाती थी, अब 5,000 बना रही हूँ, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो 10,000 का ही है, जिसकी वजह से अब मेरी हर एक यूनिट पर फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? सिर्फ 2 रुपये पर यूनिट का। तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा वॉल्यूम बेचती हूँ तो, है ना। सो फिक्स्ड कॉस्ट अगर हाई है तो कंपनीज को ज़्यादा सेल्स करनी पड़ती है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए। दे माइट कट प्राइजेस और इंक्रीज प्रमोशन टू बूस्ट सेल्स। उनको सेल्स बढ़ानी है, ज़्यादा यूनिट्स बेचनी है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने प्राइजेस कम करेंगे, साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रमोशंस, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इफ़ मेनी कंपनीज डू दिस इन अ स्लो ग्रोइंग मार्केट, अगर स्लो ग्रोइंग मार्केट में हर कोई ये करने लग जाए तो सोचो प्राइजेस कितने ज़्यादा गिर जाएंगे और राइवलरी पूरी तरीके से इरप्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, वीकेस्ट फर्म ऑफन स्टार्ट प्राइस कट ड्यू टू देयर स्ट्रगल विद फिक्स कॉस्ट। लेट्स से मैं अपने फिक्स कॉस्ट से स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा सेल्स भी नहीं आ रही है ना। अब मेरे को फिक्स कॉस्ट तो बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट को कम करने का क्या तरीका है? ज़्यादा बेचना पड़ेगा। ज़्यादा बेचना है तो मैं अपने प्राइजेस कम कर रही हूँ। ठीक है, तो वीकेस्ट फर्म अपनी प्राइजेस कम कर देती हैं और इससे बाकी सारी फर्म्स को भी अफेक्ट होता है और साथ साथ उसके भी प्राइजेस कम हो रहे हैं एट द एंड, है ना। नाउ एग्जिट बैरियर। एग्जिट बैरियर स्टैब्लिश कंपनीज के लिए एक अच्छा खासा कंपटीशन क्रिएट करता है। क्यों? समझना। एग्जिट बैरियर मतलब जैसे एंट्री बैरियर था वो अंदर आने से रोक रहा था, वहीं एग्जिट बैरियर बाहर जाने से रोकता है कंपनीज को। कंपनीज बाहर नहीं निकल पाती हैं। एग्जिट बैरियर के कारण कंपनीज स्टक रह जाती हैं अपनी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज में ड्यू टू डिफिकल्टी लिविंग, वो छोड़ के नहीं जा पा रही हैं। दिस लीड्स टू एक्सेस कैपेसिटी, एज बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं वो छोड़ के जा ही नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगा और इंटेंस प्राइस कॉम्पिटिशन चलेगा। एग्जिट बैरियर क्रिएट क्यों होता है? अच्छा खासा एग्जिट बैरियर क्यों अराइज हो सकता है? पहली बात तो आपके पास स्पेशलाइज एसेट है और स्पेशलाइज एसेट है, मेरे पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है मेरे को इस इंडस्ट्री से, लेकिन मेरे पास स्पेशलाइज एसेट है, मैं इनको अगर बेच भी दूँ तो मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इससे अच्छा है कि भाई साहब इस इंडस्ट्री में रहो, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है उसको ही कमाओ, है ना। नेक्स्ट, हाई फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद शटिंग डाउन। अगर मुझे बंद करना है मेरा बिजनेस तो मुझे अच्छा खासा फिक्स कॉस्ट लगेगा। जैसे आपको पेंशन पे करनी हो सकती है या तो अपने एम्प्लॉयज़ को, या तो लेट्स से आपने वो माइंस वाइंस वाला काम किया तो आपको उसको अगर ख़त्म करना है, बंद करना है, तो उसको भी बंद करना पड़ेगा, पूरा बंद करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट, इमोशनल अटैचमेंट टू द इंडस्ट्री। भले इस इंडस्ट्री में मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन भाई साहब मेरा ये पहला बिजनेस था, मैं कैसे बंद करूँ इसको? मैं नहीं बंद करवा रही। ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री फॉर रेवेन्यू। अगर आप सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के ऊपर रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट हो, भले उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करें भाई साहब, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमको वही चलाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक्रप्सी रेगुलेशन अलाइन अनप्रॉफिटेबल कंपनीज टू स्टे फ्लोट। कई बार बैंक्रप्सी रेगुलेशंस होते हैं जो बोलते हैं कि भाई साहब ठीक है चलो तुम्हारा बैंक्रप्सी हो गया, तुम अनप्रॉफिटेबल हो, कोई बात नहीं, फिर भी बिजनेस चलाओ। तो उसके कारण भी ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट होगा। ऑफकोर्स ये बात है, एग्जिट बैरियर है, नहीं जा पा रहे हैं वो बाहर, तो उनको रुकना पड़ेगा और वो कम्पीट करेंगे फिर। ठीक।
कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई एग्जिट बैरियर, अगर एग्जिट बैरियर ज़्यादा होगा तो अनप्रॉफिटेबल कंपनीज मार्केट में रहेंगी और कंपटीशन बढ़ाएंगी बस बैठ के। एक्सेस कैपेसिटी के कारण प्राइस वॉर होगा और प्रॉफिट हर किसी के लिए कम होते जाएगा। ठीक है, सो हमने ना ये जो एग्जिट बैरियर हमको बोलना चाहिए एस्टैब्लिश कंपनीज का जो राइवलरी है उसके बारे में 4 डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। पहला, इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रैगमेंटेड या फिर कंसोलिडेटेड। फिर हम गए इंडस्ट्री के डिमांड में कि रिन्यूएबल या फिर ग्रोइंग इंडस्ट्री है या फिर डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, कॉस्ट कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट लगता है क्या। फिर उसके बाद हमने देखा एग्जिट बैरियर्स कैसे है, अगर बहुत ज़्यादा एग्जिट बैरियर होगा तो कंपनीज बाहर नहीं निकल पाएंगी जिसकी वजह से राइवलरी अमॉन्ग एस्टैब्लिश कंपनीज बढ़ जाएगा। ठीक, सो 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। नया कोई आएगा तो कंपटीशन बढ़ता है और पुराना अगर कोई है तो उसके वजह से भी कंपटीशन बढ़ता है। पुराने लोग लड़े जा रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो उसके कारण भी हमें अफेक्ट होगा, हमें अपने प्राइसेस वगैरह कम करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। सीजे लिमिटेड है, सीजे लिमिटेड के बायर्स, इनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है तो ये हमें कैसे अफेक्ट करेगा, हमारे थ्रेट टू प्रॉफिट बनेगा। अगर बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो वो उसी कंपनी के पास जाएगा जिसके प्राइजेस कम हैं। बायर कैन नेगोशिएट लोअर प्राइजेस और डिमांड हायर क्वालिटी और सर्विस। बायर बोल सकता है कि भाई साहब या तो प्राइस कम करो या तो क्वालिटी बढ़ाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ फिर किसी और के पास, मैं नहीं खरीद रहा आपसे, है ना। नेक्स्ट, दिस स्क्वीजेस प्रॉफिट आउट ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉर कंपनीज। फैक्टर्स दैट मेक बायर पावरफुल, बायर इतने पावरफुल हो क्यों जाते हैं। पहली बात, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप सिर्फ एक अकेली कंपनी नहीं हो, आप जैसी बहुत सारी अलग अलग कंपनी है वो कहीं से भी खरीद सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी है, अमेजोन भी है, मीशो भी है, 3 ऑप्शन है जिसमें कम प्राइस रहेगा, मैं उसमें से खरीद लूँगी। नेक्स्ट, लार्ज परचेसेस, मेरे को बहुत ज़्यादा खरीदना है, बहुत ज़्यादा खरीदना है तो मेरे को जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा मैं उसके पास से खरीदूंगी, है ना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कस्टमर है वो, लेट्स से एक कंपनी है, एक कंपनी का वो मेजर कस्टमर है, मैं अपना प्रोडक्ट मोस्टली इसी को बेचती हूँ और मेरे पास जो कस्टमर्स है वो छोटे मोटे हैं, उनसे मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट आता ही नहीं, इसी से आता है, ये जो बोलेगा मेरे को करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ईजी स्विचिंग, मेरा जो बायर है वो मेरे को छोड़ के किसी और के पास जा सकता है इजीली, तो उस केस में भी आपका बायर का पावर बढ़ जाता है। जैसे लेट्स से मेरे पास 2 सिम है, जियो की, एयरटेल की, ठीक है, तो जियो वाला का प्राइस कम रहता है तो मैं जियो वाले में रिचार्ज कर लेती हूँ, एयरटेल वाले का प्राइस कम रहता है मैं एयरटेल वाले में रिचार्ज कर सकती हूँ। तो इस केस में मैं ईजिली स्विच कर सकती हूँ दोनों में से किसी में भी। तो क्या है यहाँ पे, बायर के पास ज़्यादा पावर है। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे हमारा बायर है वो बोल सकता है कि भाई साहब रहने दे, तू मत बना, मैं खुद ही अपने प्रोडक्ट्स बना लूँगा। ये कब होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट्स बेच रही है। ठीक, सीजे लिमिटेड का कस्टमर एबी लिमिटेड है, एबी लिमिटेड लेट्स से कैन बनाता है, कैन के लिए जो स्टील लगता है वो सीजे लिमिटेड से खरीदता है ना। अब ये जो कैन बना रहा है इसने सोचा कि भाई साहब क्यों कैन बनाना है, मतलब क्यों सिर्फ कैन बनाना है और स्टील इससे खरीदना है, इसको क्यों प्रॉफिट दें, हम स्टील भी खुद बना लेंगे। तो अगर हमारा बायर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, वो अपना रॉ मटेरियल भी खुद बनाने लग जाए, तो बायर्स की पावर और ज़्यादा बढ़ सकती है ना। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी तो भी मेरा प्रॉफिट को थ्रेट होने वाला है ना। कैसे, सप्लायर इनपुट प्राइसेस बढ़ा सकता है, लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकता है क्योंकि भाई साहब उसके पास पावर है। जैसे लेट्स से सीजे लिमिटेड है, सीजे लिमिटेड रामू से प्रोडक्ट खरीदता है, अब रामू की पावर बढ़ चुकी है तो रामू हमको खराब क्वालिटी का भी प्रोडक्ट दे रहा है और साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ा चुका है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस कॉस्ट फॉर कंपनीज इन द इंडस्ट्री स्क्वीजिंग देयर प्रॉफिट। सीजे लिमिटेड इससे प्रोडक्ट खरीद रहा है, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इस रामू की पावर ज़्यादा हुई कैसे, जिसकी वजह से हमें अफेक्ट हो रहा है। रामू की पावर ज़्यादा हो सकती है अगर ये यूनिक एंड वाइटल इनपुट देता है, मेरे को जो इनपुट चाहिए ना वो रामू ही दे सकता है, इसके अलावा कोई बनाता ही नहीं है वाले प्रोडक्ट्स, तो मुझे झेलना पड़ेगा जो रामू करेगा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडस्ट्री, अगर सप्लायर के पास और भी कस्टमर्स हैं, अगर रामू के पास सीजे लिमिटेड के पास अलावा और भी कस्टमर्स हैं, इन दैट केस रामू बोलेगा कि भाई साहब तू नहीं खरीद रहा ना ज़्यादा प्राइस में, मैं जा रहा हूँ किसी और को बेच दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाई स्विचिंग कॉस्ट इफ स्विचिंग टू अ डिफरेंट सप्लायर इज एक्सपेंसिव। अगर ये जो सीजे लिमिटेड है ये सोच रहा है कि चलो रामू बहुत झंझट कर रहा है, हम किसी और के पास चल जाते हैं, हम शाम से प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ये स्विच करने में इसका अच्छा खासा खर्चा चला जाएगा, तो उस केस में भी हमको जो हमारा सप्लायर दे रहा है हमको उसी को झेलना पड़ता है। नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अगर हमारा रामू सीजे लिमिटेड वाला काम करने लग जाए
तो ये भी एक थ्रेट है कि भाई साहब देख, रामू ऐसे बोल सकता है कि भाई साहब देख सीजे लिमिटेड, तू नहीं खरीद रहा मत खरीद, मैं तू जो बनाता है वही प्रोडक्ट बनाने लग जाऊंगा, फिर तू कंपटीशन झेलना। तो ये थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी दे सकता है। नेक्स्ट, लिमिटेड बायर पावर। अगर हमारे बायर की पावर लिमिटेड होगी, इसके पास ज़्यादा पावर नहीं होगी, तो सप्लायर अपनी मर्जी चलाएगा, ये बोलेगा भाई साहब हमारा ही चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स मतलब जैसे स्मार्टफोन के अंदर कई सारे सब्सटीट्यूट है आपके पास, आप सैमसंग का खरीद लो, आप वीवो का खरीद लो, आप रियलमी का खरीद लो, कोई भी खरीद सकते हो, है ना, बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं। कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी नहीं मिल रही, बहुत महंगी हो गई है कॉफ़ी, एकदम ही महंगी, चलो टी पी लेते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स भयानक महंगा कर दिया, बहुत महंगा, हम झेल ही नहीं पा रहे, इतना महंगा कर दिया, हम प्राइम या हॉटस्टार या जियो सिनेमा में देख लेंगे, जियो सिनेमा तो अभी ज़्यादा ही सस्ता हो गया है ना। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, क्लोज सब्सटीट्यूट थ्रेट टू प्रॉफिट बनते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट होगा, बहुत क्लोज होगा, मेरे टाइप का ही होगा एकदम, तो वो मेरे प्रॉफिट को खा सकता है। कैसे? कस्टमर स्विच कर जाएंगे टू चीपर सब्सटीट्यूट इफ प्राइसेस इन इंडस्ट्री गेट टू हाई। जैसे अगर नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा ही प्राइसेस बढ़ा देगा तो मैं हॉटस्टार के पास चले जाऊंगी, मैं उसका देख लूँगी, उसने जो डाला होगा, चलेगा मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट, दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ कंपनी इन द इंडस्ट्री टू रेज प्राइसेस, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहाँ बहुत सारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ा सकती। फ्यू सब्सटीट्यूट, पहला था क्लोज सब्सटीट्यूट, क्लोज सब्सटीट्यूट होगा तो थ्रेट टू प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में मेरा प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे कस्टम मेड प्रोडक्ट्स, मैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हूँ वो कोई और बनाता ही नहीं है, मेरे हिसाब से मैं अपने डिज़ाइन बनाती हूँ, तो कस्टम मेड प्रोडक्ट इसमें मैं ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज कर सकती हूँ। पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स, उस केस में पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स में उसमें भी मेडिसिन में भी ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इफ़ देर आर नो गुड अल्टरनेटिव्स कंपनीज हैव मोर प्राइसिंग पावर। अगर मैं जो कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ वैसा कोई भी नहीं बनाता, मेरे पास प्राइसिंग पावर ज़्यादा आ जाएगी। दे कैन रेज प्राइजेस विदाउट कस्टमर ईजिली स्विचिंग, पोटेंशियली इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंटर्स। हमने 5 पूरे के पूरे पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क के टॉपिक को कवर किया। पहला क्या था हमारा, नया कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा था राइवलरी अमॉन्ग स्टैब्लिश्ड कंपनीज। स्टैब्लिश्ड कंपनीज में हमने इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री डिमांड, कॉस्ट कंडीशंस, एग्जिट बैरियर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर आया बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, हमारे बायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए या फिर हमारे सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, और लास्ट अगर कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट आ जाए। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंटर्स। ये हमारे पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, ये 6th फोर्स है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ने, जिसको पॉटर ने नहीं लाया, इसको लाया एंड्रयू ग्रो ने। ये थे फॉर्मर CEO ऑफ इंटेल। इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल है ना, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स इंक्लूडेड ही नहीं है, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंटर्स। कॉम्प्लीमेंटर्स होते क्या हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू इन्हांस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से ये एग्जाम्पल ही देख लो, पीसी इंडस्ट्री मेन प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको। लेट्स से मैं जो पीसी बनाती हूँ उसके लिए किसी और कंपनी ने एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बनाया है, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मेरे ही पीसी में चल सकता है। इन दैट केस ये बढ़िया सा सॉफ्टवेयर भी बढ़ेगा, और एज सिर्फ मेरे पीसी में चलने वाला है तो मेरा पीसी भी बढ़ेगा। इन दैट केस कॉम्प्लीमेंटर्स क्या करते हैं, अपने साथ किसी और इंडस्ट्री को भी ग्रो करते हैं। ठीक है, now companies that sell products that enhance value of another industry's product, सॉफ्टवेयर बेच रही थी मैं, लेकिन उसकी वजह से पीसी वाला इंडस्ट्री भी ग्रो हुआ। when used together essentially they complement each other, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, इम्पैक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटर्स, कॉम्प्लीमेंटर आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंटर बूस्ट कर सकता है डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द मेन प्रोडक्ट। ये जो सॉफ्टवेयर आया ना, इसकी भयानक डिमांड है, और एज ये सिर्फ मेरे पीसी में चलता है, जिसकी वजह से मेरे पीसी की भी डिमांड बढ़ गई है। ठीक, नेक्स्ट, कंपनीज माइट बेनिफिट बाय कोलैबोरेटिंग विद और स्ट्रैटेजिकली इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लीमेंटर्स। ये दोनों एक साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, या फिर एज ये सिर्फ इसी पीसी में चलने वाला है तो ये पीसी वाला इसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। नेक्स्ट, पावर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटर्स बिकम अनदर फैक्टर टू कंसिडर इन इंडस्ट्री एनालिसिस। जब इंडस्ट्री एनालाइज करो तो ये भी देख लो कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसकी पावर क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। हमने 2 फैक्टर्स देख लिए, पहला पिस्टल और दूसरा हमने पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क देख लिया, जिसकी वजह से हमने मैक्रो और इंडस्ट्री को एनालाइज कर लिया। अब हमारे कॉम्पिटिटर्स और मार्केट को हम एनालाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स।
देखो, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स प्रोडक्ट फीचर्स हैं या फिर ऐसे एरियाज हैं जिसमें कंपनी को एक्सेल करना चाहिए अगर वो कंपटीशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहती है और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहती है। क्योंकि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते क्या हैं? ऐसे फीचर्स जो हमारा कस्टमर बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है और आप अगर उसको प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। साथ ही साथ अगर कॉम्पिटिटर उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलने वाला है। ठीक है, एरियाज वेयर अ कस्टमर कंपनी मस्ट एक्सेल टू बी सक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सेल करना ही पड़ेगा। मेजर सोर्सेज ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, सबसे पहले हमारे पास आता है इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए एज अ होल एप्लीकेबल है। ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आफ्टर सेल सर्विस दें। जो कंपनी ज़्यादा अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देगी उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, उसके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री का पोजीशन, ज्योग्राफिक लोकेशन। जैसे इंडिया की लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज के लिए, अगर वो ग्लोबली compete करना चाहते हैं तो। क्योंकि इंडिया की जो लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है वो आपको पहली बात तो सस्ती मिल जाएगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगी ग्रो करने में। तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बनता है कंपनीज के लिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक कंडीशन या ब्रॉडर बिजनेस की कंडीशंस। डीरेगुलेशन जब इंडिया में हुआ था तो टेलीकॉम कंपनीज को ग्रोथ मिला, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज आ पाई, ये उनके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बना। डीरेगुलेशन नहीं था तब तक BSNL बस था। डीरेगुलेशन होने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्रिएट हुआ। टेम्पोरल फैक्टर्स, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। जैसे अभी कंपनी के अंदर कोई CEO नहीं है, हमको एक नया CEO लेके आना पड़ेगा, तब हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आएगा। कस्टमर्स की वैल्यू, कस्टमर्स हमको तभी वैल्यू करेंगे जब हमारे पास एक अच्छा CEO आए। ठीक है ना। यूजिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हेल्प नैरो डाउन स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। जो हमारे पास इतने सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ना स्ट्रैटेजी के, उनको नैरो डाउन करने में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हेल्प करते हैं। कैसे? हमको ऐसी स्ट्रैटेजीज चूज करनी है जो हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करें और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी दें। क्योंकि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर यही बोलता है, हम उन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे जो हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, एनालाइज प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन देयर रिलेवेंस टू क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में, कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने में, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोरकास्ट द आउटकम ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस कंसिडरिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। CSF कंसिडर करके हम डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी से क्या आउटकम होगा मेरे कस्टमर्स, मेरे कॉम्पिटिशन के ऊपर। ठीक है ना। बाय आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कंपनीज फोकस कर सकती हैं अपना एफर्ट ऑन व्हाट ट्रूली मैटर फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है व्रियो। देखो यार, हमने अभी क्या क्या कवर कर लिया? हमने सारे एक्सटर्नल वाले इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ पेस्टल, पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। अब हम हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले इन्वायरमेंट को एनालाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ व्रियो, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड आर स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले व्रियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्रियो फ्रेमवर्क डेवलप किया है जय बार्ने ने। एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबिलिटीज को, ताकि आप फाइंड आउट करो कि कौन सा रिसोर्स, कौन सी कैपेबिलिटी ऐसी है हमारे पास जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही है। क्या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल कब बनता है? जब आपको उस पर्टिकुलर रिसोर्स, उस पर्टिकुलर कैपेबिलिटी से कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। सिर्फ एक बार हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं चाहिए, हमको इसको मेंटेन करके रखना है, हमेशा हमको कॉम्पिटिटर से सुपीरियर रहना है। व्रियो फ्रेमवर्क के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सुपीरियर रहने में हेल्प करती हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है वी, दैट इज वैल्यूएबल। क्या हमारे रिसोर्सेज, हमारी कैपेबिलिटीज कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हैं? क्या ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रही है क्या? जैसे एप्पल का UX, एप्पल का डिज़ाइन,
एप्पल का कस्टमर एक्सपीरियंस और एप्पल का ब्रांड, ये सब कस्टमर्स वैल्यू करते हैं और ये इन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है। मतलब एप्पल का जो यूएक्स है, डिज़ाइन है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, ब्रांड है, ये सब उनके लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज आर नेसेसरी बट डोंट प्रोवाइड एन एडवांटेज। जैसे लेट्स से एप्पल वाले ने बोला कि भाई साहब ये हमारा फ़ोन है, जो तुम कान में लगाओगे तो फटेगा नहीं, कि तो रिक्वायर्ड होता है ना, ये तो चाहिए होता है। अगर फ़ोन लगाने से कान में फट जाए तो हो गया कल्याण, है ना। तो ये तो भाई साहब रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी है, इसके हिसाब से आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं क्रिएट होता। ये तो सब कंपनी को करना है। आप उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? यूएक्स अच्छा दे रहे हैं, हम ब्रांड अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, हम आपको क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं, ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकते हैं। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बन सकती, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसीज आपको चाहिए जो क्रिएट करेंगी आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय ऑफरिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर। जब आप कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा कुछ दोगे, वही आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट, रेयर। हाउ रेयर आर द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। क्या जो आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो आप वैल्यूएबल सोच रहे हो अपने लिए, क्या वो रेयर है कि नहीं? क्या वो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के पास भी है? अगर वो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के पास भी है तो वो रेयर कैसे बनेगा? जैसे लेट्स से एप्पल का स्पीकर अच्छा है, लेकिन बाकी सारे फ़ोन ने भी ये अच्छा स्पीकर वाला चीज़ अचीव कर लिया है, तो ये आपके लिए रेयर नहीं रहा, ये बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के पास भी आ गया है, ठीक है। नाउ इनइमिटेबल। हाउ इजीली कैन कॉम्पिटिटर्स इमिटेट द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। जैसे एप्पल का ब्रांड इमेज कोई और कॉम्पिटिटर आके इमिटेट नहीं कर सकता, ये इनके पास ही है, इनका ही है। इनका यूएक्स, इनका डिज़ाइन, इनकी क्वालिटी, इनका एक्सपीरियंस कोई इमिटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने सबको पेटेंट करा के रख लिया है, ठीक है। तो इन दैट केस ये इमिटेबल नहीं है, तो ये एप्पल को फ़ायदा देगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंसिस्टेंटली दे सकता है, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू कैप्चर द वैल्यू ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है जो हमारे रिसोर्सेज, हमारे कैपेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पा रहा है? तो एप्पल तो बहुत फ़ायदा उठा रहा है अपने यूएक्स का, अपने आईओएस का, अपनी क्वालिटी का, अपने कस्टमर एक्सपीरियंस का, इन सब का फ़ायदा उठा रहा है और अच्छे से सेल्स कर रहा है। तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा स्ट्रक्चर भी होना चाहिए जो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पाए। है रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़, लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे, तो क्या ही मतलब, है ना। तो जिस भी पर्टिकुलर रिसोर्स कैपेबिलिटी के अंदर वैल्यूएबल होगा, रेयरिटी होगी, इनइमिटेबल होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, उसी रिसोर्सेज कैपेबिलिटी, उसी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाएगा, ठीक है। चलो, सो व्रियो हमने कवर किया। व्रियो क्या है? वैल्यूएबल, रेयरिटी, इनइमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन डिस्क्राइब करता है उन एक्टिविटीज़ को जिसकी मदद से हम हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करते हैं। ये एक्टिविटीज़ को आपको डेमॉन्स्ट्रेट करना है इन वैल्यू चेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। माइकल पॉटर वैल्यू चेन फ्रेमवर्क। जैसे पॉटर ने ही 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क निकाला है और पॉटर ने ये वैल्यू चेन फ्रेमवर्क निकाला है, ठीक है। अ वैल्यूएबल टूल फॉर एनालाइजिंग द एक्टिविटीज दैट क्रिएट वैल्यू फॉर योर कस्टमर। हम विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वैल्यू ऐड कर रही है हमारे कस्टमर के प्रोडक्ट और सर्विसेज में। व्हाट इज़ द वैल्यू चेन? ये इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी मदद से हम इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं कस्टमर वैल्यूड आउटपुट पे। ऐसे आउटपुट में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसको कस्टमर वैल्यू करता है, ठीक है। नाउ इट हेल्प्स आइडेंटिफाई हाउ वैल्यू इज एडेड एट ईच स्टेज। विद द हेल्प ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस हम पता कर सकते हैं कि किस स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड की गई है, ठीक ना। हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस कुछ इस तरीके का दिखता है, उसके अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक है। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब रॉ मटेरियल को लेके आना, स्टोर करके रखना और जिस भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ रही है रॉ मटेरियल की उसको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन, मतलब एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चर होने के बाद प्रोडक्ट तैयार हो गया, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद इसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब बाहर भेजा जाता है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या तो वेयर हाउसेज में रखने के लिए। फिर इसके बाद मार्केटिंग की जाती है, प्रमोशन वगैरह, और फिर सेल किया जाता है टू कस्टमर्स। नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस, जैसे रिपेयर प्रोवाइड कराना, वारंटी प्रोवाइड करना, इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करना टू द कस्टमर्स। ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर रही है। फिर इसके बाद आता है सपोर्ट एक्टिविटीज़।
सपोर्ट एक्टिविटीज हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं और एट द एंड हमारे प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड करती हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली वैल्यू ऐड कर रही हैं। सबसे पहला, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे वर्कर्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, किस टाइप की टेक्नोलॉजी हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं उसको इंप्रूव करने के लिए, प्रोक्यूरमेंट, परचेस करके लेके आना रॉ मटेरियल, इनबाउंड में हम लेके आते हैं रॉ मटेरियल, लेकिन प्रोक्यूरमेंट किया कैसे जाएगा, रॉ मटेरियल का प्राइस क्या होगा, किस सप्लायर से हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये सब प्रोक्यूरमेंट के अंदर आता है, परचेस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इन डिटेल अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो डायरेक्टली वैल्यू क्रिएट करती है हमारे कस्टमर्स के लिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक, जैसे रिसीव करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना मटेरियल, इसमें मेनली इन्वेंट्री का कंट्रोल आता है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस, जिसकी मदद से हम इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, असेंबली, मशीनें। नेक्स्ट, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वेयर हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग की मदद से हम प्रमोट करते हैं, सेल्स की मदद से हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं टू आवर कस्टमर्स। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज, सर्विसेज के थ्रू हम प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं और इन्हांस करते हैं उसकी वैल्यू, जैसे इंस्टॉलेशन करना, रिपेयर प्रोवाइड करना, वारंटी देना। सपोर्ट एक्टिविटीज़, ये इनडायरेक्टली क्रिएट करती हैं वैल्यू बाय सपोर्टिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं और प्राइमरी एक्टिविटी एट द एंड डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स के लिए वैल्यू ऐड करती हैं। सपोर्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहला आता है प्रोक्यूरमेंट, मतलब रिसोर्सेज को एक्वायर करना फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज़। परचेसिंग रॉ मटेरियल कौन करेगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट। टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और मैनेज करना टेक्नोलॉजी, ताकि हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, कौन करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलप करेगा टेक्नोलॉजीज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूट करेगा, ट्रेन करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, जैसे फाइनेंस, अकाउंटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जो एट द एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हेल्प कर रहा है और प्राइमरी एक्टिविटीज़ कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं। एडिंग वैल्यू, वैल्यू किसी भी स्टेज में वैल्यू चेन के ऐड की जा सकती है। अपस्ट्रीम मतलब पहले भी आप ऐड कर सकते हो और डाउनस्ट्रीम मतलब आप लेटर भी ऐड कर सकते हो वैल्यू। गोल क्या है, हमें हमारे वैल्यू चेन को ऑप्टिमाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है एट लोएस्ट कॉस्ट, कम से कम प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमको प्रोवाइड करना है, ये वैल्यू चेन का मेन एम होता है। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू स्वॉट एनालिसिस, ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्वॉट के अंदर ना 4 चीज़ें हैं मेनली। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा वीकनेसेस, तीसरा अपॉर्चुनिटी एंड चौथा थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की होती हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं। मेनली हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की मदद से ही हमारे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डील करते हैं। मेरे पास जो स्ट्रेंथ होंगी उनकी मदद से मैं बाहर वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाऊंगी। अगर मेरे पास कुछ वीकनेसेस होंगी तो बाहर में जो अपॉर्चुनिटी है वो भी शायद मुझे थ्रेट लगे। ठीक है, चलो। सो स्वॉट सी एनालिसिस इसको बोला जाता है। आप स्वॉट भी बोल सकते हो, स्वॉट सी भी बोल सकते हो। स्वॉट एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेसेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज एंड टी से थ्रेट्स। थ्रेट्स को हम चैलेंजेस भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ फ्रेमवर्क यूज टू एनालाइज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है ये पता करने के लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये सिंपल है और वर्सेटाइल है। बहुत सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस पता कर सकते हैं और बहुत ईजी टू यूज़ है। मेरे को बस ऐसे 4 ऐसे बॉक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाना और उसके अंदर हर एक चीज़ लिखनी है, तो सिंपल टू यूज़ हो जाता है। क्लैरिफाई करता है बहुत सारे इश्यूज, की फैक्टर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो पता करने में हेल्प करता है। डेवलप करता है स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मेरे को अगर पता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेसेस है, मेरी ये अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे लिए ये थ्रेट है, तो इनको मैं कंसिडर करके फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ठीक है। नाउ स्टेप्स क्या है, अगर स्वॉट एनालिसिस करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो फैक्टर्स, ब्रेनस्टॉर्म करो क्या आपके स्ट्रेंथ हैं, क्या आपके वीकनेसेस हैं, क्या क्या बाहर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या थ्रेट्स बाहर अवेलेबल हैं। डेवलप करो स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रेंथ्स की मदद से कैसे तुम अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करोगे, वीकनेसेस जो हैं उनको कैसे मिनिमाइज करोगे ताकि जो थ्रेट्स हैं आपके वो मिनिमाइज हो पाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ, और थ्रेट्स के अगेंस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रोटेक्ट करोगे बाय मिनिमाइजिंग योर वीकनेसेस। जैसे लेट्स से एआई आया है, ये एआई जो है वो आपके लिए थ्रेट बन गया है क्योंकि आपको अभी नहीं चलाना आता एआई और आपको उससे बहुत डर लगता है। ठीक है, इन दैट केस अभी ये आपके लिए थ्रेट है क्योंकि आपके पास कोई वीकनेस है,
अगर आप ये वीकनेसेस को मिनिमाइज करो और अपने आप को थोड़े से एआई से कंफर्टेबल करो तो एट द एंड ये जो थ्रेट है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है हमारे स्वॉट एनालिसिस के लिए? क्लैरिटी, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम थ्रेट एंड वाइस वर्सा कैन बी डिफिकल्ट। मैं कैसे पता करूँ कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है? जैसे एआई की मैंने बात की, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकता है। अगर मैं डर रही हूँ तो वो मेरे लिए थ्रेट बन जाएगा। अगर मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही हूँ कि भाई साहब मज़ा आ जाएगा, ये तो हमारी हेल्प करने वाला है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो आप किस तरीके से उसको देख रहे हो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि अपॉर्चुनिटी बनना है कि थ्रेट बनना है। ठीक, नेक्स्ट। फोकस, स्वॉट कैन जनरेट एक्सटेंसिव लिस्ट मेकिंग इट क्रूशियल टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है ना। स्ट्रेंथ के अंदर मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वीकनेसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे को इसके अंदर से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है ताकि मेरे को क्लैरिटी आए, नहीं तो मैं फिर विजन खो दूंगी अपना, है ना। नेक्स्ट, ओवर सिंप्लीफिकेशन, कॉम्प्लेक्स रियलिटीज कैन बी ओवर सिंप्लीफाइड इन द स्वॉट फ्रेमवर्क। स्वॉट फ्रेमवर्क में लिखते लिखते मैं कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर देती हूँ कई सारी चीज़ों को। अपॉर्चुनिटी, एआई अपॉर्चुनिटी है, एआई के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, हर एक चीज़ आपको क्लैरिटी से बताना होता है। लेकिन स्वॉट एनालिसिस करते करते हम ये क्लैरिटी भूल जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। पैसिविटी, स्वॉट कैन इनकरेज अ रिएक्टिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। हम स्वॉट एनालिसिस में जो अभी है अवेलेबल उसको देख रहे हैं, जो आ सकता है आगे हम उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो अवेलेबल है उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। और कभी भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब इन्वायरमेंट में चेंज आने से पहले हम कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दें, वैसा नहीं कर पाते। ठीक, नेक्स्ट। मिस इंटरप्रिटेशन, स्ट्रेंथ को हम कंफ्यूज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी से और वीकनेसेस को हम थ्रेट मान सकते हैं, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप, स्वॉट डजंट रिप्लेस इन डेप्थ एनालिसिस। स्वॉट की मदद से हमको ऊपर ऊपर से चीज़ें पता चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन डेप्थ एनालिसिस अब करने की ज़रूरत नहीं है। इन डेप्थ एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। अपनी कोर कंपिटेंसीज, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ये सब जो फाइंड आउट करते हो वो करोगे ही। स्वॉट एनालिसिस बस ऊपर से एक बड़ा सा इमेज आपको दिखा रहा है। ठीक है ना। स्वॉट एनालिसिस एक वैल्यूएबल टूल है फॉर इनिशियल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयर रहो, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं और इसको हमको बाकी सारे स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के साथ इस्तेमाल करना है ताकि हमको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। ठीक है, चलो। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हम ये डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं, साथ साथ ये वैल्यू चेन वाला भी डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रेट्स, चैलेंजेस इन स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के अंदर ट्री क्या है? थ्रेट्स है। थ्रेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट है स्वॉट एनालिसिस का, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें जो मेरे बिजनेस के सक्सेस को रोक सकती है, जैसे टाइटनिंग रेगुलेशन, कस्टमर का डिमांड शिफ्ट हो रहा है, नया कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट आ रहा है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे सक्सेस को रोक सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थ्रेट को प्रॉपरली एनालाइज किया जाए। एक वेल डिफाइंड प्लान स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ की मदद से अगर बनाया जाए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक उसको थ्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंसिडर ही नहीं किया है। की पॉइंट, अंडरस्टैंड करो थ्रेट को। हेल्प, अगर आप थ्रेट को अंडरस्टैंड करते हो तो ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में हेल्प करता है अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, SWOT, SW इंटरनल है, OT एक्सटर्नल है। ठीक, एक्सप्लेन पोर्टफोलियो एनालिसिस, इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। अब ये पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है समझना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हो सकते हैं। जैसे मैं मैगी बना रही हूँ, मैं पेट्रोल बेच रही हूँ, मैं स्टील बेच रही हूँ और साथ साथ मैं क्लोथ्स भी बेच रही हूँ। मेरे 4 अलग अलग बिजनेस हैं। मेरे को ये चारों बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि कौन मेरे लिए ज़्यादा पैसा लेके आ रहा है और किस में मेरा पैसा सिर्फ फालतू वेस्ट हो रहा है। जैसे क्लोथ का मेरे को पता चला कि इसमें मेरा बहुत पैसा जाता है और इसमें कोई लॉस, प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस ही लॉस हो रहा है, कब से लॉस ही लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर सकती हूँ। और एज स्टील में मेरा ज़्यादा सेल्स हो रहा है तो मैं अपने पैसे यहाँ लगा सकती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, कंपनी एज अ होल बैठ के देख रही है कि भाई साहब ठीक है, चलो मैंने इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इसमें से कौन से बिजनेस का इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने की ज़रूरत है, किसका कम करने की ज़रूरत है, किसको बंद करने की ज़रूरत है, कौन से नए एरिया में हम जा सकते हैं। ये होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस करना। नॉर्मली स्टॉक जो आप देखते हो ना, स्टॉक्स के जो ऐप होते हैं उसके अंदर भी आपका पोर्टफोलियो होता है। जब आप अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो, वो पोर्टफोलियो को देख के आप पता कर सकते हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी में मैंने जो पैसा लगाया है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, उससे मेरे को फ़ायदा मिल रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो मैं उसको बेच सकती हूँ वहाँ से, और अगर मेरे को किसी से फ़ायदा हो रहा है तो उसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ।
साथ साथ लग रहा है कि कोई और स्टॉक है जिससे और फ़ायदा मिल सकता है तो उसको भी मैं खरीद सकती हूँ, है ना। ये सब पोर्टफोलियो के अंदर किया जाता है। इसलिए एज हम स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, सिमिलर वे में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस का भी पोर्टफोलियो एनालिसिस करती हैं, पता करने के लिए कि हमने किस में इन्वेस्ट करके रखा है और किससे हमको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक, देखो पोर्टफोलियो एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक टूल है मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशंस के लिए, जिनके अंदर बहुत सारे अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं, टू मैनेज देयर कलेक्शन ऑफ बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएं फॉर ऑप्टिमल रिटर्न्स। इट व्यूज द कॉर्पोरेशन एज एन इन्वेस्टर, जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर होते हैं, एक ऐप में हमारा जो पोर्टफोलियो दिखता है, सिमिलर वे में कंपनीज को भी इन्वेस्टर की तरह देखा जाता है और ये मैनेज कर सकती है अपने पोर्टफोलियो ऑफ एसेट विद ईच बिजनेस यूनिट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट। ईच बिजनेस यूनिट इन्वेस्टमेंट है और कंपनी इन्वेस्टर है, ये मान के हम एनालाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनालाइज करना है करंट बिजनेस मिक्स, इवैल्यूएट करो हमारी परफॉर्मेंस और पोटेंशियल हर एक बिजनेस यूनिट की जिसमें हमने इन्वेस्ट करके रखा है। मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैं रिसोर्सेज एलोकेट कर सकती हूँ मेरे पहले के बिजनेसेस में और साथ साथ नया एक्विजिशन कर सकती हूँ, नए बिजनेस को एक्वायर कर सकती हूँ। पुराना जो लग रहा है कोई प्रॉफिट नहीं देता उसको मैं डाइवेस्ट भी कर सकती हूँ, उसको सेल ऑफ भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट, डेवलप करता है ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू बिजनेस और एग्जिस्टिंग वंस, क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस है क्या जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ये भी हम पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर करते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, असेस कर सकते हो कि कैसे अलायंस क्रिएट किया जाए ताकि हम कॉर्पोरेट और बिजनेस यूनिट के गोल्स को अचीव कर पाएँ। ठीक, पॉपुलर टेक्निक्स क्या है हमारे पास पोर्टफोलियो एनालिसिस की? BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम बिजनेसेस को ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर मेनली हम स्टार, कैश काउ, डॉग और क्वेश्चन मार्क में अपने बिजनेसेस को क्लासिफाई करते हैं। फिर आता है GE बिजनेस स्क्रीन, ये इवैल्यूएट करता है बिजनेसेस को ऑन मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ पे। हमको BCG मैट्रिक्स पढ़ना है, GE बिजनेस स्क्रीन हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। BCG मैट्रिक्स होता क्या है सबसे पहले वो समझते हैं ताकि पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में और क्लैरिटी आए और फिर उसके बाद आके हम ये एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पोर्टफोलियो एनालिसिस के देखेंगे। ठीक है, BCG मैट्रिक्स, पहली बात तो ये BCG क्यों बोला जा रहा है इसे? क्योंकि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इसे डेवलप किया है। ये ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स है, पॉपुलर टूल है जिसकी मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं कॉर्पोरेट का बिजनेस पोर्टफोलियो। ये कैटेगराइज करता है बिजनेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। 4 कैटेगरीज में हम बिजनेस को बांटते हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। यहाँ पे ऊपर में हम हमारे मार्केट शेयर को शो करते हैं, मार्केट शेयर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, और इधर हमने मार्केट ग्रोथ शो कर रखा है, हाई भी हो सकता है मार्केट ग्रोथ, लो भी हो सकता है। ठीक है, हाई मार्केट ग्रोथ मतलब मार्केट रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, हाई मार्केट शेयर मतलब बिजनेस यूनिट का लार्ज शेयर है उस मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, लो मार्केट ग्रोथ मतलब मार्केट स्टैग्नेंट है या डिक्लाइन कर रहा है, एंड लास्ट लो मार्केट शेयर मतलब बिजनेस यूनिट का उस पर्टिकुलर मार्केट में छोटा शेयर है। 4 कैटेगरीज हमारे पास हैं। पहला होता है स्टार का। स्टार कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे मार्केट का ग्रोथ हाई है और मार्केट का शेयर भी हाई है, मतलब मार्केट भी बढ़िया ग्रो कर रहा है और उस मार्केट में मेरा शेयर भी अच्छा खासा है, तो इसे हम स्टार वाली कैटेगरी में डालेंगे। यहाँ पे हमें हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ताकि हम इस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएँ और इससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये जो आप हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना इस बिजनेस के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा ये स्टार वाले खुद ही जमा कर लेते हैं क्योंकि उनके पास हाई ग्रोथ है और हाई मार्केट शेयर है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे लो मार्केट शेयर है, हाई मार्केट ग्रोथ है, मार्केट तो बढ़िया ग्रो हो रहा है लेकिन उस ग्रोइंग मार्केट में मेरे पास छोटा सा शेयर है, उसको हम क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में डालते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमको ताकि हम ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएँ, ताकि ये स्टार्स बन पाएँ। अगर इसमें मेरा लो मार्केट शेयर है, मार्केट तो ग्रोइंग है ना, मैं अगर इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करूँगी तो ये क्या बन सकता है? इसका मार्केट शेयर बढ़ सकता है और ये स्टार की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन मार्क में अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्वेश्चन मार्क फेल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क में मैंने पैसे लगाए और वो स्टार बन जाए, वो फेल भी हो सकता है। इसीलिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस कई सारे क्वेश्चन मार्क एक साथ चलाती रहती हैं ताकि कुछ ना कुछ तो पास होगा और कोई ना कोई तो स्टार बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैश काउ। कैश काउ कहाँ आ रहा है? जहाँ पे मार्केट लो ग्रो हो रहा है लेकिन मेरे पास मार्केट शेयर अच्छा खासा है। कैश काउ में एज मेरा मार्केट शेयर अच्छा है, अब मार्केट ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है
तो ये मैच्योर बिजनेस की कैटेगरी में आता है। ये हेल्दी कैश फ्लो क्रिएट करता है एक बिजनेस के लिए, ताकि वो अदर वेंचर्स के ऊपर पैसा लगा सके। कैश काउ पैसे दे रहा है जिसको हम बाकी सारे वेंचर्स में लगाने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट डॉग्स कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना ही ये मार्केट ग्रो हो रहा है, ना ही मेरे पास शेयर ज़्यादा है। तो यहाँ पे अनप्रॉफिटेबल एंड ड्रेन रिसोर्सेज वाली सिचुएशन हो जाती है। मेरे को प्रॉफिट भी नहीं मिलता, ये मार्केट ग्रो भी नहीं होने वाला, तो इसमें पैसा लगा के कोई मतलब भी नहीं है। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या रिकमेंड किया है कि भाई साहब, अगर कोई बिजनेस डॉग वाली कैटेगरी में है, मतलब ना ही मार्केट ग्रो हो रहा है, ना ही मार्केट शेयर ग्रो हो रहा है, तो आप इसको डाइवेस्ट कर दो, इसको क्लोज कर दो, बेस्ट ऑप्शन। ठीक, एडवांटेजेस क्या है हमारे बीसीजी मैट्रिक्स के? ये पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर देता है, क्लियर पिक्चर हमको मिल जाती है। हम 4 कैटेगरी में अपने बिजनेसेस को बांट के समझ सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी वाला है, किसमें क्या करने की जरूरत है। ठीक, फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करता है, वार्न करता है अगेंस्ट ओवर एम्फेसिस ऑन हाई ग्रोथ बिजनेस विद हाई इन्वेस्टमेंट डिमांड्स। हमको ज़्यादा इसके ऊपर ओवर एम्फेसिस करने से ये रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो अभी स्टार है वो आगे जाके कैश काउ बन जाए, वो आगे जाके डॉग वाली कैटेगरी में भी जा सकता है। ठीक है, सो वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। लाइफ साइकिल अवेयरनेस एम्फेसाइजेस दैट स्टार्स इवेंचुअली डिक्लाइन। जो हमारे स्टार्स हैं वो इवेंचुअली डिक्लाइन करेंगे, वो कैश काउ बनेंगे शायद, और या फिर डायरेक्टली वो डॉग वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। ये हमको अवेयरनेस क्रिएट करता है ये पोर्टफोलियो एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स। डिसिप्लिन फॉर मैनेजर्स रिमाइंड बिजनेस यूनिट मैनेजर्स दैट सरप्लस रिसोर्सेज बिलोंग टू कॉर्पोरेशन। ये बिजनेस मैनेजर्स को बताता है कि भाई साहब, जो रिसोर्सेज है ना वो कंपनी के हैं, वो तुम्हारे स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट के नहीं है। जैसे सीजे लिमिटेड के अंदर 4 अलग अलग बिजनेसेस हैं, क्लोथ्स वाला, स्टील वाला, मैगी वाला और पेट्रोल वाला। इन दैट केस इसमें से ये बिजनेस यूनिट को अगर मैं पैसा नहीं दे रही हूँ तो इसको क्या समझ आता है कि भाई साहब, पैसा तो सीजे लिमिटेड का ही है ना, और वो पैसा वहीं लगाएगा जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है ना। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली बात तो भाई साहब, कैसे डिफाइन करें हाई और लो ग्रोथ और शेयर? कैसे पता करें कि लेट्स से मेरे पास मार्केट का शेयर 10% है, ये हाई है कि लो है? कैसे पता करूं? साथ ही साथ मार्केट अभी 10,000 करोड़ का है, ये अच्छी बात है, ये हाई है या फिर लो है? कैसे पता करूं? ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन होती है, कैसे डिफाइन करें कि भाई साहब हाई क्या होगा, लो क्या होगा। कैपिटल मार्केट एजम्पशन इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल। हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? कैश काउ पैसा देगा, स्टार वाला खुद अपना पैसा बनाएगा, और क्वेश्चन मार्क में हम कैश काउ से पैसा लगा देंगे। हम ये क्यों नहीं कंसिडर कर रहे कि हम बाहर से भी पैसे ले सकते हैं, है ना? तो मोस्टली ये नहीं कंसिडर करता कि भाई साहब हम बाहर से पैसे लेते हैं, वो मान के चलता है कि भाई हमको तो हमारा ही पैसा इस्तेमाल करना है। मोटिवेशन प्रॉब्लम लेबलिंग बिजनेस एज कैश काउ एंड डॉग कैन क्रिएट डीमोटिवेटिंग मैनेजर्स। देखो यार, अगर मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस को तुम डॉग वाली कैटेगरी में डाल रहे हो, एक कंपनी के अंदर मेरा बिजनेस जिसमें मैं मैनेजर हूँ, उसको अगर तुम डॉग वाली कैटेगरी में डाल रहे हो, तो मेरा तो मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाएगा ना इस बिजनेस को चलाने का, क्योंकि मेरे को पता है अब तुम इसमें पैसे नहीं लगाने वाले, थोड़े दिन बाद बंद कर दोगे। साथ ही साथ अगर मेरे बिजनेस को तुमने कैश काउ वाली कैटेगरी में डाल दिया तो भी मेरे को बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज अगर कैश काउ में किसी बिजनेस को डाल देती है ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती, उनको लगता है कि ये तो बस पैसा देते जाएगा, इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा, तो उससे भी मैनेजर्स थोड़े डीमोटिवेटेड हो सकते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, कैश काउ डिक्लाइन कर सकता है फास्टर अगर तुम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं दोगे तो। हमने कैश काउ में डाल दिया, हम सोचते हैं कि भाई साहब ये तो पैसा देगा, इसका काम है बस पैसे देना, बट द थिंग इज इसमें कुछ तो लगाना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो लगाओगे तभी तो ये पैसे देगा। अगर तुम इसमें कुछ नहीं लगाओगे तो ये बहुत जल्दी डॉग वाली कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, ओवर सिंप्लीफाइड डाइवेस्टमेंट इग्नोर कर देता है पोटेंशियल टाई बिटवीन बिजनेस यूनिट्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डॉग वाला कैटेगरी है वो स्टार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे लेट्स से मैं मैगी बना रही हूँ इधर, और इधर मैं मैगी का मसाला बना रही हूँ। मैगी मेरा हाई मार्केट शेयर हाई ग्रोथ वाली सिचुएशन पे है, वहीं जो मैगी का मसाला है वो लो मार्केट शेयर लो ग्रोथ वाली सिचुएशन पे आ गया। क्या मैं इसको बंद कर दूँ? बीसीजी मैट्रिक्स तो बोलता है बंद कर दो, लेकिन ये मेरे मैगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन कंसिडर करेगा? बीसीजी मैट्रिक्स ओवर सिंप्लीफाइड है, वो पोटेंशियल टाइज बिटवीन बिजनेस यूनिट को कंसिडर ही नहीं करता। बीसीजी मैट्रिक्स एक पावरफुल टूल है स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमको कंसिडर करने चाहिए, और इसको बाकी सारे फ्रेमवर्क्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप अच्छा डिसीजन बना पाओगे। ठीक, चलो अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। स्ट्रैटेजिक फोकस
encourages evaluation of individual business and setting specific goals. मैं हर एक बिजनेस के लिए स्पेसिफिक गोल सेट कर सकती हूँ, हर एक बिजनेस को इवैल्यूएट कर सकती हूँ कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आगे जाके हो सकता है कि नहीं हो सकता. डाटा ड्रिवन डिसीजन, यहाँ पे हम मर्जी वाला नहीं करते, हम एक्सटर्नल डाटा को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं कि भाई साहब कौन सा बिजनेस हमारे लिए अच्छा है. रिसोर्स एलोकेशन, हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस अवेयरनेस क्रिएट करता है कि कैश फ्लो हमको चाहिए फॉर एक्सपेंशन, तो हम इजीली रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं कि कौन से बिजनेस को कितना रिसोर्स देना चाहिए, किस में ज़्यादा एक्सपेंशन के चांसेस हैं. क्लियर कम्युनिकेशन, विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से, जैसे हमने BCG मैट्रिक्स के थ्रू विजुअलाइज किया, उसकी मदद से बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, सिंप्लीफाइड वे में समझ पाते हैं कि हमारा बिजनेस किस कैटेगरी का है. नेक्स्ट, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं. जैसे एक स्पोर्ट्स कंपनी, लेट्स से रामू की स्पोर्ट्स कंपनी है ना, रामू ने स्पोर्ट्स कंपनी खोल के रखा है, इसके अंदर ये शूज़ बनाता है, स्पोर्ट्स शूज़ बनाता है. पहले एथलीट्स के लिए बनाता है जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, और प्रोफेशनल एथलीट्स अगर हैं तो इनको क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बढ़िया क्वालिटी चाहिए और बढ़िया क्वालिटी के लिए बढ़िया प्राइस देने के लिए भी तैयार है. वहीं एक और कैटेगरी ऑफ कस्टमर है रामू के बिजनेस के अंदर जो कभी कभी जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग नहीं है, ये कभी कभी रनिंग वगैरह के लिए जाते हैं और इसके लिए ये अफोर्डेबल शूज़ खरीद रहे हैं. ठीक है, ये कभी कभी वाली कैटेगरी है. तो मैंने 2 मार्केट सेगमेंटेशन तो कर दिया, बट द थिंग इज कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो ये कभी कभी वाली कैटेगरी है वो अफोर्डेबल शूज़ खरीदने की जगह क्वालिटी वाले शूज़ खरीदने चल जाए कि भाई साहब मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं भले कभी कभी दौड़ने जाती होंगी लेकिन मेरे को अच्छा क्वालिटी वाला चाहिए शूज़, तो मैं इस वाली कैटेगरी का प्रोडक्ट ले सकती हूँ ना. तो इसको तो तुमने मार्केट सेगमेंटेशन में डाला ही नहीं. मार्केट को कई बार सेगमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता. जैसे अब मैं इस कैटेगरी को कहाँ डालूँ जहाँ पे वो कभी कभी वाला भी है और उसको अच्छा क्वालिटी भी चाहिए, तो ये कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो जाती है मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर. नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन. प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रैटेजी माइट मिस अपॉर्चुनिटीज टू बी और बी इम्प्रैक्टिकल. जैसे तुमने स्टार, कैश काउ, डॉग और ये हमारा एक और क्वेश्चन मार्क, इसमें सारे बिजनेसेस को बांट दिया. भाई साहब मेरा बिजनेस इस कैटेगरी का है ही नहीं, बीच में कहीं है, कहाँ डालूँ, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है. स्टैंडर्डाइजेशन हर चीज़ को नहीं किया जा सकता. सब्जेक्टिविटी, पोर्टफोलियो पोजीशन आर ऑफन बेस्ड ऑन जजमेंट नॉट प्योर साइंस. प्योर साइंस नहीं लगाया जाता, हम हमारे जजमेंट के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई साहब कौन सा कैश काउ है, कौन सा स्टार है और कौन सा क्वेश्चन मार्क है और कौन सा डॉग वाले में चले जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, लेबलिंग बायस, कैश काउ एंड डॉग अगर आप किसी को डाल दोगे तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी फॉलो होती है, जहाँ पे जो आपने बोल दिया वही होने लग जाएगा. आपने कैश काउ बोल दिया लेकिन एक्चुअल में वो स्टार वाली कैटेगरी का था, एज तुमने कैश काउ बोल के उसको रख दिया, जिसकी वजह से अब तुम इन्वेस्टमेंट कम करने लग गए, तो अब वो कैश काउ ही रह जाएगा और साथ साथ धीरे धीरे डॉग में कैटेगरी में चला जाएगा. ठीक. नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज माइट बी अनक्लियर. अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो हाई मार्केट शेयर रखता है कि नहीं, ये मार्केट ग्रो हो रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरा प्रोडक्ट अभी ग्रोइंग स्टेज में है, स्टैग्नेंट है या फिर नीचे जा रहा है, मुझे नहीं पता, उस केस में भी आप इजीली पोर्टफोलियो एनालिसिस नहीं कर पाते. मिसयूज पोर्टफोलियो मॉडल्स ब्लाइंडली अगर आप फॉलो करने लग जाओ तो इससे आपके बिजनेस को हार्म हो सकता है. जैसे BCG वालों ने बोला कि जो डॉग होगा उसको तुम डाइवेस्ट कर दो, तुमने कर दिया, बाद में पता चला कि भाई साहब इसका तो मार्केट एकदम बढ़िया ग्रो हो गया, अगर हम पहले से बने रहते तो हमको बहुत फ़ायदा हो सकता था. तो ऐसे ही बस जो बोला है आंख बंद करके फॉलो नहीं करने का होता है, हमको हमारे बिजनेस के हिसाब से सिचुएशन देखनी होती है और उसके हिसाब से अप्लाई करना होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस के मेथड्स को. ठीक है. चलो, सो पोर्टफोलियो एनालिसिस कंप्लीट, BCG मैट्रिक्स कंप्लीट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फॉर्मल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. हमने सारा का सारा बिजनेस इन्वायरमेंट वाला एनालिसिस कर लिया. अब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में जा रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए. देखो यार, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चालू होती है आफ्टर इन्वायरमेंट का स्कैनिंग. जैसे हम स्टार्टिंग में अगर आ जाएं, हमारे जो हमने टेबल देखा था, हमने क्या देखा कि भाई साहब पहले हम इन्वायरमेंट स्कैन करेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाएंगे. तो जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो स्ट्रैटेजी बनाने के अंदर आती है. तो ये कब की जाएगी? जब आपने इन्वायरमेंट स्कैन कर दिया. इन्वायरमेंट स्कैन करने के बाद मैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रही हूँ और इसके स्टेप्स को फॉलो करूँगी. ठीक है. चलो, 5 स्टेप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर फॉलो किया जाता है. सबसे पहला स्टेप, हम मिशन और गोल
मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, ये सबको डिफाइन करेंगे। मिशन स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे पहले ही बोल दिया है, पर्पस दैट इज मिशन, वैल्यूज डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट मतलब विजन। तो एट लास्ट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने वाले हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कब चालू हो रहा है, इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद मैं सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करूंगी, मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव बनाना। फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का स्कैन किया ना, स्कैन करने के बाद अब एनालिसिस कहाँ होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम एनालाइज करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, पता करेंगे इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, नेशन के अंदर क्या चल रहा है, मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है और ये सब हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है। फिर हम हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की वजह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या थ्रेट्स हैं जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट लग रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सिलेक्ट करेंगे स्ट्रैटेजी। क्या विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बनाना स्ट्रैटेजी बनाना होता है क्या? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर हम विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, बट द थिंग इज स्ट्रैटेजी सिर्फ विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव सेट करना नहीं होता है। ये मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करोगे, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव ये तो मुझे बता रहे हैं कि मेरे को पहुंचना कहाँ पे है, पर पहुंचने के लिए तुमको कुछ तो तरीका चाहिए होगा। क्या तरीका होगा, कैसे तुम अपने विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे, ये तुम्हें स्ट्रैटेजीज बताती हैं। तो अब मैं अपने इन्वायरमेंट के स्कैन के हिसाब से स्ट्रैटेजी क्रिएट करूँगी। मैं स्ट्रेंथ के ऊपर बिल्ड करूँगी, अपनी स्ट्रेंथ को लेवरेज करके एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करूँगी। मैं वीकनेसेस को करेक्ट करने पे ध्यान दूंगी, मेरे वीकनेसेस को मिटिगेट करूँगी ताकि मैं एक्सटर्नल थ्रेट्स को मिटिगेट कर पाऊँ। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए मैं स्ट्रैटेजीज चूज़ करूँगी जो मुझे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दें। मैं अलाइन करूँगी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को विथ माय मिशन एंड गोल, ताकि मैं अपना पर्पस जो है उसको भी अचीव कर पाऊँ और मेरी स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प कर दे, ठीक है। तो पहले हमने गोल सेट कर दिया, अपना ऑब्जेक्टिव, पर्पस सेट कर दिया, फिर इन्वायरमेंट को एनालाइज किया और पता किया कि इस पर्पस तक कैसे पहुँचा जा सकता है। अब मेरे को पता चल गया कि कैसे पर्पस तक पहुँचना है। इसके बाद मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगी, पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, ट्रांसलेट स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शनेबल प्लान एट फंक्शनल, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल। मैं फंक्शन के लिए, पूरे बिजनेस के लिए और पूरी कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करूँगी। ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट, डिज़ाइन द राइट स्ट्रक्चर, कल्चर एंड कंट्रोल सिस्टम टू सपोर्ट द स्ट्रैटेजी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, जिस टाइप का कल्चर चाहिए, जिस टाइप का कंट्रोल सिस्टम चाहिए, वो सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो, तभी हम ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस। स्टैब्लिश करो सिस्टम ताकि आप इंश्योर करो कि हम जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो एथिकली और लीगल वे में इम्प्लीमेंट की जाए। क्या इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है? आंसर इज नो। इसके बाद हमको फीडबैक लूप में जाना पड़ता है, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली फीडबैक ले रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। इसमें हम मॉनिटर करते हैं एग्जीक्यूशन, कि सही तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं। हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, क्या वो एक्चुअली गोल की तरफ जा रही है, क्या इससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। ये फीडबैक जो हम ले रहे हैं, इससे फ्यूचर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में हमको हेल्प मिलता है। हम हमारी स्ट्रैटेजी में आगे जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं फीडबैक लेने की वजह से, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन करो अल्टरनेटिव्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जो हमने ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के स्टेप्स देखे ना, ये ट्रेडिशनल तरीका है, इसके कुछ अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफन एज्यूम्स अ प्रेडिक्टेबल फ्यूचर। ये जो हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का तरीका अपनाया, उसके हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है। हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो चलेगी, उसी के हिसाब से गोल बनेगा और वो गोल हमको अचीव करना है, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना। और ये टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू बनती है, जहाँ पे हमारा टॉप मैनेजमेंट पहले विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, अपने लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है। फिर जो हमारे बिजनेस लेवल वाले होते हैं वो इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर फंक्शनल वाले स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो टॉप डाउन लेवल में ये चलता है। हियर आर सम क्रिटिसिज्म एंड अल्टरनेटिव अप्रोचेस। सबसे पहले ट्रेडिशनल प्लानिंग के क्रिटिसिज्म देखते हैं। अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर। अब देखो यार, जो हमारा ट्रेडिशनल प्लानिंग सिस्टम है ना, इसने क्या बोला कि हम बनाएंगे मिशन गोल, हम बनाएंगे हमारी स्ट्रैटेजी और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जैसा हमने स्ट्रैटेजी बनाया था हमको वैसा ही इम्प्लीमेंट करना है। ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई साहब तुमने जो फ्यूचर सोच के रखा है वैसा ही फ्यूचर हो।
अनसर्टेनिटी तो होती है ना, रियल वर्ल्ड में कंटिंजेंसी होती है जो आपके बेस्ट प्लान को डिसरप्ट कर सकती है, और वो हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का तरीका नहीं कंसिडर करता है। लिमिटेड रोल फॉर लोअर मैनेजमेंट, हम टॉप डाउन अप्रोच पे चल रहे हैं, जो मेन विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं ना, उसके लिए तो टॉप लोअर मैनेजमेंट को कंसिडर भी नहीं किया जा रहा है जब आप ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन आपको लोअर मैनेजमेंट को इंक्लूड करना चाहिए, तभी आप ज़्यादा अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजीज बना पाओगे, ज़्यादा अच्छे से गोल सेट कर पाओगे। ओवरलुकिंग सेरेंडिपिटी, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज कैन इमर्ज फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। आप अगर बोलोगे कि हमने जो स्ट्रैटेजी बना ली हमको वही स्पेसिफिक फॉलो करना है, तो आप जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती थी उसको भी शायद मिस कर दो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना आगे आने वाली सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैं पहले से ही पता कर लूँ। अगर अचानक से कोई आ गई तो क्या करोगे? आपका पुराना अप्रोच तो यही बोल रहा है कि जो हमने बनाया हम वही फॉलो करेंगे, तो ये ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए हम अब नए अप्रोच अल्टरनेटिव देख रहे हैं जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के हो सकते हैं। सबसे पहला आ रहा है सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग बोलता है कि भाई साहब तुम क्यों एक ही स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तुम कई सारे व्हाट इफ सिनेरियोज क्रिएट करो। व्हाट इफ सिनेरियो मतलब हम नहीं कंसिडर करेंगे कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, हम अलग अलग एरियाज को कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस। हम सब कुछ कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से अलग अलग तरीका अपने लिए बनाएंगे। हम ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन भी लेके चलेंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट बढ़िया चल रहा है, हम पेसिमिस्टिक सिचुएशन भी लेके देखेंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट खराब चल रहा है, और उसमें हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हम वहाँ पे डील करने वाले हैं, सबका सिनेरियो पहले से ही प्लान किया जाएगा। व्हाट इफ सिनेरियो डेवलप करता है प्लान फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, वेरियस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए हम यहाँ पे प्लान क्रिएट कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज पेसिमिस्टिक दोनों प्लान्स क्रिएट किए जाएंगे। ट्रैकिंग ट्रेंड, मॉनिटर करेंगे इंडिकेटर्स टू असेस द लाइक्लीहुड ऑफ ईच सिनेरियो। क्या चांसेस हैं हर एक सिनेरियो के अराइज होने के। हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे व्हाट इफ के अंदर, और ये डिफरेंट सिनेरियोज में से किसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके कम है, हम ये सब एनालाइज करेंगे। बेनिफिट्स क्या है, हमारा डायनेमिक इन्वायरमेंट का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। हम एटलीस्ट कंसिडर तो कर रहे हैं कि भाई साहब ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिचुएशन हो, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके हिसाब से तो हमने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन व्हाट इफ सिनेरियो में हम अलग अलग प्लान्स को कंसिडर करते हैं। इनकरेज करता है ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और जनरेट करता है डाइवर्स स्ट्रैटेजिक ऑप्शन, ताकि अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो हमारे पास एक और ऑप्शन है जो हम हमारे एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, लोअर लेवल से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या प्रॉब्लम थी, ये आइवरी टावर प्लानिंग करता है। आइवरी टावर प्लानिंग मतलब बिना रियल सिचुएशन को कंसिडर किए हुए प्लानिंग करना। जो टॉप वाले मैनेजमेंट होते हैं वो एक्चुअल में थोड़े काम कर रहे हैं, एक्चुअल में काम तो ये ऑपरेशनल लेवल वाले कर रहे हैं, लोअर लेवल वाले मैनेजर्स कर रहे हैं। तुम इनको ही नहीं इन्वॉल्व करोगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में तो फिर क्या ही स्ट्रैटेजी। तुमको ऊपर बैठे बैठे सब कुछ नहीं समझ आता, ये नीचे वाले हैं जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन रखते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन लो और फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। आइवरी टावर प्लानिंग बाय टॉप मैनेजमेंट कैन बी इनइफेक्टिव। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिसेंट्रलाइज अप्रोच फॉलो करो जहाँ पे सारे के सारे मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बेनिफिट क्या होगा, इंसाइट्स मिलेगा फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू डेली ऑपरेशन। जो एक्चुअली में डेली ऑपरेशन में इन्वॉल्व है उनसे बहुत अच्छा इंसाइट मिल सकता है। आपकी स्ट्रैटेजिक प्लान प्रैक्टिकल हो सकती है और ज़्यादा इंप्रूव की जा सकती है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर फैसिलिटेटर की तरह एक्ट कर सकते हैं और गोल्स सेट करना और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं। एक्चुअल में स्ट्रैटेजी क्या बनाना है वो तुम ऑपरेशनल लेवल के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज चॉइस, जहाँ पे हम जनरेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं फिजिबल स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स जो एक्चुअली फिजिबल है। किसके बेसिस में सिलेक्ट किया जाएगा, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्या उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर हमने अपॉर्चुनिटी थ्रेट कंसिडर किए हैं कि नहीं, उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमारी कंसिडर हुई है कि नहीं, वो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है कि नहीं। जनरेटिंग स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव कैसे जनरेट होंगे, देखो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अल्टरनेटिव जनरेट कर सकते हैं ऑफ स्ट्रैटेजीज। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, आप टॉप मैनेजमेंट और की एग्जीक्यूटिव डिस्कस करो वेरियस ऑप्शन, इसके थ्रू स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। स्पेशल मीटिंग कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव ऑफ साइट मीट करके एक्सप्लोर कर सकते हैं अल्टरनेटिव सिनेरियोज एंड एक्शंस। आउटसाइड कंसल्टेंट को बुला सकते हो, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपर्ट व्यू पॉइंट, अपना ऑब्जेक्टिव लेके आओ और एक्सपर्ट के व्यू पॉइंट लेके आओ और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जॉइंट मीटिंग हो सकती है जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव दोनों को कंसिडर करके वाइडर रेंज ऑफ आइडियाज़ लेके आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो,
ठीक है। तो ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है जिसके थ्रू स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्टरनेटिव, जो स्ट्रैटेजी के अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, हमारा मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, हमारी इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनको कंसिडर करके हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, 3 अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट इफ सिनेरियो अप्रोच, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जहाँ पे आप लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी यूज कर रहे हो, और लास्ट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बायसेस इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसेस। देखो यार, हम इंसान हैं, हमारे कुछ बायसेस होते हैं, हमारी पहले से कुछ थिंकिंग होती है और मोस्टली हम डिसीजंस उस थिंकिंग के हिसाब से ले लेते हैं। भले हमको पता हो कि कोई और रीज़न भी मिल गया है, कुछ और रिजल्ट भी मिल गया है जो हमारे बायस से मैच नहीं करता, लेकिन हमारे जो पुराने बायसेस हैं वो हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो ये बायसेस का स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है, और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसेस होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बाउंडेड रेशनैलिटी एंड बायसेस इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन, हमारे जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो लिमिटेड है, बाउंडेड है, एंड कैन बी इन्फ्लुएंस बाय मेंटल शॉर्टकट्स। हम यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंटल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार एरर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले ही कंसिडर कर लेना चाहिए कि हमारे बायसेस का हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाउंडेड रेशनैलिटी, ह्यूमन कैपेबिलिटीज लिमिट करती है हमारी एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन परफेक्टली। कई बार हम इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से परफेक्टली प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, हम सिंप्लीफाइड रूल्स में चले जाते हैं टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। कई सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए हम सिंप्लीफाइड रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। कॉग्निटिव बायसेस, ये सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं हमारे थिंकिंग में जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ये कॉग्निटिव बायसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रायर हाइपोथेसिस बायस, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को पहले से कुछ पता था, अब मेरे को रिजल्ट्स भी मिल गए, मेरे को कुछ और पता भी चल गया, लेकिन मैं मान ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा भरोसा उस पुरानी इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा है। Prior hypothesis bias. A company might invest heavily in project based on faulty belief about market demand. उनको लग रहा है मार्केट डिमांड बहुत बड़ी है, उनको मिल भी चुका है, रिजल्ट पता चल गया है कि भाई साहब नहीं है बड़ी इतनी, फिर भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि हम उस वाली इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। एस्केलेटिंग कमिटमेंट, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड बाय कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट इन फेलिंग प्रोजेक्ट्स। ये संक कॉस्ट वाली तरीका है। जैसे आपने एक बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब पता है कि वो बिजनेस नहीं चलने वाला, पर हम फिर भी पैसा लगाए जा रहे हैं। ये क्या होता है? ये हमारा एस्केलेटिंग कमिटमेंट है कि हम करे ही जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि भाई साहब नहीं, हम नहीं रोकना चाहते क्योंकि इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया हमने, शायद ये चल जाए तो और पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, रीजनिंग बाय एनालॉजी, मेकिंग फॉल्टी डिसीजन बेस्ड ऑन ओवरली सिंपलिस्टिक कंपैरिजन। हम फॉल्टी डिसीजन ले लेते हैं कई सारे बहुत ही सिंपलिस्टिक कंपैरिजन के बेसिस में। जैसे कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, किस बेसिस में पता है? एक सिमिलर प्रोडक्ट, लेकिन वो सिमिलर लेकिन अनरिलेटेड प्रोडक्ट था, वो चल रहा था, अनरिलेटेड था, समवॉट सिमिलर था लेकिन अनरिलेटेड था, वो चल रहा था, इसलिए हमने भी नया चालू कर दिया। कोई मतलब है? कोई सेंस है? तुमको थोड़ा सा एनालिसिस तो करना चाहिए था। नेक्स्ट, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ओवर एस्टिमेटिंग वंस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स। हमारा सीईओ बहुत ज़्यादा ओवर इच कॉन्फिडेंट है, कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहा है अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। सो सीईओ माइट मेक ओवरली रिस्की इन्वेस्टमेंट ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस इन देयर ओन जजमेंट। तो ये सारे बायसेस हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। बस ये अप्रोचेस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इन सब से नहीं फ़र्क पड़ने वाला। आपके बायसेस सब कुछ खराब कर सकते हैं, भले आपने ये सारा का सारा एनालिसिस वगैरह अच्छा किया हो। ठीक है। कंसिक्वेंसेज ऑफ बायसेस, ये बायसेस पुअर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बना सकते हैं, जिससे नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं हमारे बिजनेस में। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि शायद हमारे अंदर ये बायसेस क्रिएट हो जाएं, हमको पता भी ना चले, इसलिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है और इनको कंसिडर करके फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है। ठीक है। व्हाट आर द टेक्निक्स टू इम्प्रूव स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग? डेविल्स एडवोकेसी सबसे पहले हमारे पास आ रहा है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए डेविल्स एडवोकेसी कर लो। आप एक प्लान बनाओ, फिर उसके बाद उसका क्रिटिकल एनालिसिस करो, एक डेविल क्रिएट कर दो। ठीक है। जैसे लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय है रामू। हमने बोला कि भाई देख रामू, हमने प्लान बनाया है लेकिन तू डेविल की तरह काम करेगा। तू क्या करेगा? हमारे प्लान में जितनी गलतियां हो सके तो सिर्फ गलतियां फाइंड आउट करेगा बैठ के। ठीक है। ताकि हम प्लान को और बढ़िया बना सकें। तू हमको ऐसे गलतियां ढूंढ के ला, तू डेविल बन जा हमारे प्लान का। देखो डेविल वाला काम करना है और देखो सिर्फ गलतियां बैठ के ढूंढनी है। ठीक है।
ठीक है। अ डेजिग्नेटेड डेविल एडवोकेट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल वीकनेसेस एंड चैलेंज। एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एडवोकेट रखेंगे हम डेविल वाला, वो सिर्फ हमको वीकनेसेस और चैलेंजेस बताएगा हमारे प्लान के। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे अवेयरनेस बढ़ती है और पोटेंशियल प्रॉब्लम हमको पहले ही पता चल जाती है इम्प्लीमेंटेशन से। डायलेक्टिक इंक्वायरी, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है डेविल्स एडवोकेसी से। इसमें हम क्या करते हैं, एक पहला प्लान बनाते हैं और एक इसका जस्ट काउंटर प्लान बनाते हैं। मतलब एक समझ लो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना है, एक इसका जस्ट काउंटर प्लान जहाँ पे हम ये पेट्रोल वगैरह वाली व्हीकल में जाएंगे। तो ये दोनों प्लान्स को कंसिडर किया जाता है, दोनों के वीकनेसेस, दोनों में अपॉर्चुनिटीज, दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट की जाती है और उसके हिसाब से इन दोनों को कंसिडर करके एक बेस्ट प्लान बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकता है और रिवील करता है हिडन इश्यूज। कई सारे हिडन इश्यूज हो सकते हैं, उसको भी इसके मदद से रिवील किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आउटसाइड व्यू। आउटसाइड व्यू में हम क्या करते हैं, लेट्स से मैं अभी स्ट्रैटेजिक प्लान बना रही हूँ, इसको मैं पास्ट स्ट्रैटेजिक प्लान से कंपेयर करके देखूंगी, फाइंड आउट करूंगी कि अगर कोई सिमिलर सिचुएशन जैसी अभी अराइज हो रही है वैसी पीछे भी कभी हुई है क्या। अगर हुई है तो उसमें सक्सेस मिला था कि फेलियर मिला था। मैं करंट प्रोजेक्ट को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से इवैल्यूएट कर रही हूँ। बेनिफिट क्या होता है, हमें इंसाइट मिलता है पास्ट एक्सपीरियंस से कि हम जो अभी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी कि नहीं होगी। तो इनकी मदद से क्या होता है, आप अपने बायसेस को भी रिमूव कर सकते हो। जैसे लेट्स से बायस की मदद से एक स्ट्रैटेजिक प्लान को सिलेक्ट कर दिया गया। अगर आप डेविल एडवोकेसी, डायलेक्टिकल इंक्वायरी और आउटसाइड व्यू लोगे तो ये बायसेस को भी रिमूव किया जा सकता है और अच्छे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप थिंक। अब ये क्या है समझना, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च करने का सोचा, सब एक्साइटेड हैं, मैनेजर्स एक्साइटेड, एम्प्लॉयज एक्साइटेड, टॉप मैनेजमेंट एक्साइटेड, सब एक्साइटेड हैं। पर रामू यहाँ पे खड़ा है, रामू देख रहा है इस प्रोडक्ट को, रामू एम्प्लॉय है, ठीक है। रामू देख रहा है इस प्रोडक्ट को, बोल रहा है भाई साहब इसमें तो प्रॉब्लम है, ये अभी मार्केट फिट बना नहीं है। पर ये बोल नहीं रहा है, ये भी खुशी दिखा रहा है बाहर से, लेकिन इसको अंदर से पता है कि ये गड़बड़ कर देगा, है ना। ये बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा कंपनी, सारा का सारा ग्रुप खुश है। अगर ये जाके बोल देगा तो उन लोगों को लगेगा कि ये दुश्मन है हमारा, ये नहीं चाहता हमारी कंपनी ग्रो हो, इसको खराब नहीं बनना। इसलिए क्या कर रहा है, ये ग्रुप जैसा सोच रही है, चलो हम भी वैसे चलते हैं, हम एक्साइटेड रहते हैं, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो ग्रुप थिंक, इरविस जेनिस ने ये कंसेप्ट निकाला। ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का। यहाँ पे ग्रुप प्रियोरिटाइज करता है कोहेशन, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को हम एनालाइज नहीं करते। सब खुश हैं, हम भी खुश हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग करके क्या करेंगे, टॉप मैनेजमेंट ने निकाला है ना, बढ़िया ही होगा। टॉप मैनेजर सोच रहे हैं टॉप मैनेजमेंट ने निकाला है, बढ़िया होगा। एम्प्लॉयज सोच रहे हैं इन्होंने निकाला है, बढ़िया ही होगा। सब बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं और कोई एनालाइज ही नहीं कर रहा है, क्रिटिकली थिंक ही नहीं कर रहा है। मेंबर्स सप्रेस डिसेंटिंग व्यू टू मेंटेन हार्मनी, जैसा रामू ने किया। रामू को पता था शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला क्योंकि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये भी चुप रहा। नेक्स्ट, डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस, इमोशन के बेसिस में डिसीजन लिए जाते हैं। जस्टिफिकेशंस रादर देन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ना करके सिर्फ इमोशन जस्टिफिकेशन के हिसाब से हम ले लेते हैं डिसीजन। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, पुअर स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनता है और नेगेटिव आउटकम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसको मिटिगेट कैसा किया जाए, ग्रुप थिंक को हटाए कैसा जाए। आप डेविल एडवोकेसी अप्लाई कर सकते हो। हमने अभी देखा, हम प्लान ही इस तरीके से कर रहे हैं, हम तरीका ही ये बना रहे हैं प्लान का, जहाँ पे हम प्लान बनाएंगे और एक डेविल होगा। इसको असल में डेविल नहीं बनाया जाएगा, इसको सिर्फ डेविल हमारे बिजनेस के लिए, हमारे प्लान के लिए बनाया गया। तो पहले से अगर ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो इसको ऐसे बुरा भी नहीं लगेगा कि भाई साहब मैं बोल दूंगा तो सारे मेरे को दुश्मन मान लेंगे। तुमको तो दुश्मन बनाया ही है सिर्फ प्लान के लिए, है ना। तो ये तरीका आप अपना सकते हो और साथ साथ डायलेक्टिकल इंक्वायरी कर सकते हो, दो अलग अलग प्लान बना के आउटसाइड व्यू ले सकते हो। ये तीनों तरीके हमारे हेल्प करते हैं ये ग्रुप थिंक को हटाने। ठीक, हमने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया हमारा रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार फटाफट से सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के डिफरेंट लेयर्स हमने देखे। क्या क्या लेयर होते हैं बताओ। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, मैक्रो इन्वॉल्वमेंट, फिर इंडस्ट्री और सेक्टर, फिर कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स हैं, और उसके बाद एट द एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन खुद। फिर इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डायनामिज्म राइज हो सकता है। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के बाद हमने पेस्टल एनालिसिस देखा, जो हम मैक्रो इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से आर सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से इन्वॉल्वमेंट, एल से लीगल। फिर इसके बाद हम गए पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क के अंदर।
जिसके अंदर हमने देखा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, अगर कोई नया आ जाएगा तो वो हमारे लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है। एग्जिस्टिंग वाले अगर compete कर रहे हैं एकदम ज़्यादा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सब्सटीट्यूट आ गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बायर के पास ज़्यादा पावर है, हमारे यहाँ ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। सप्लायर के पास ज़्यादा पावर है, हमें हमारे प्राइजेस, हमें क्वालिटी लो करना पड़ सकता है, प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो सकता है। फिर इसके बाद हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देखे, ऐसे फैक्टर्स जो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और अगर आप ये प्रोवाइड करते हो कस्टमर को तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। फिर हम गए इंटरनल बिजनेस एनालिसिस के लिए, जिसमें हमने व्रियो देखा, वैल्यूएबल, रेयरिटी, इनइमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। फिर ये क्या बताता है मेरे को, ये मेरे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मुझे दिला सकते हैं कि नहीं, ये मुझे व्रियो से पता चलता है। नेक्स्ट वैल्यू चेन एनालिसिस हमने देखा, जिसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर रही है कस्टमर के लिए, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हेल्प कर रही हैं। फिर हमने क्या कवर किया वैल्यू चेन के बाद, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स हमने कंसिडर किए, ठीक है। फिर हम गए पोर्टफोलियो एनालिसिस में, जहाँ पे हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो के थ्रू एनालाइज करते हैं, और BCG मैट्रिक्स हमने इसके अंदर देखा। फिर हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप्स देखे कि पहले आप मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर उसके बाद आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, फिर इंटरनल इन्वायरमेंट, फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे जिसके थ्रू आप विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ, और एट लास्ट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे और फीडबैक लूप चलेगा। ये ट्रेडिशनल तरीका था। फिर हमने इसके अल्टरनेटिव अप्रोचेस देखे कि आप व्हाट इफ सिनारियोज क्रिएट कर सकते हो, आप जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो, आप डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम कहाँ गए, बायसेस में। हमने हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या क्या बायसेस आ सकते हैं वो डिस्कस किया, और फिर हमने ये जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के टेक्निक्स हैं, डेविल्स एडवोकेसी, डायलेक्टिकल इंक्वायरी, आउटसाइड व्यू एंड ग्रुप थिंक को डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। अब अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे, एंड फिर चैप्टर नंबर 4 और हमारा OMSM खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।